बदले बदले से क्यों लग रहे हो भाई? मैं चेंज हो गया? अरे नहीं भाई, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा? हाँ, बाहर बैठो। आवाज आएगी भाई तुम्हें, मैनेज कर लोगे? बैठो फिर, क्या करना है? आप भी क्या याद रखोगे? इसमें ऐसे गुम हो जाओगे यार, तुम्हारे कबड्डी खेलने के लिए जगह है इधर तो, खाली खाली से जगह। अच्छा तो था नीचे, बैठे थे मस्त पढ़ते थे बंद कमरे में। यहाँ ठीक नहीं लग रहा है? क्यों, ऐसा क्या क्या खुराब है यहाँ पे, जरा बताना। क्या है? क्या है? फील नहीं है? बेटा फील तो अब हम नहीं दिला पाएंगे, इतना टैलेंट हमारे अंदर नहीं है। पता नहीं ना तुम्हारी फील किन किन चीजों से आती हो। कोई फीमेल टीचर था क्या इधर? फीमेल टीचर थे कोई? ये बड़े बाल कहां से आ रहे हैं? यार कौन पढ़ाया पहले? अरे ये ऑनलाइन वाला बुखार अभी भी है क्या तुम्हें? चलो, हाँ भाई। तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है अभी, है ना? चलो, ये तुम्हारी शक्ल ही बदल गई, उस उधर जाना पहचान लग रहा था, यहाँ तुम अजीब से लग रहे हो। और तुम पीछे वालों करोगे क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ना? और अगर कोशिश की इनऑर्गेनिक पढ़ने की इधर, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप उधर पढ़ो इनऑर्गेनिक, जो बैच में चल रहा है वो। चलो, ये बैच को इसीलिए नीचे रख रहा था क्योंकि पता क्या होगा, वो बैच 2 वाले जाएंगे नहीं, फिर यही बैठ जाएंगे। दिन भर पढ़ने से नहीं होता, दिन भर पढ़ने से सिलेक्शन होता तो फिर क्या ही बात होती। प्रैक्टिस भी करना ज्यादा जरूरी है ना। चलो भाई, तो आज हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। लास्ट क्लास मेरी नहीं हुई थी, तो मैं क्या कर रहा होऊंगा उस समय? क्या कर रहा था? स्टोरी लगा रहा था। बेटा, कुछ लेट पोस्ट नाम की भी चीज होती है, गधों। तुम्हें क्या समझ आएगा, गांव से निकले हुए लोग हो अभी तुम। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने यह पढ़ा था कि हेनरी मोसले ने कैसे इसको डेवलप किया था, इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो मैंने आप थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। मैंने आपको बताया कि हेनरी मोसले जो है, उन्होंने एक सील्ड ट्यूब लिया था। सील्ड ट्यूब लिया था, यानी कि एयर पास नहीं हो सकता है यहां से। अब एयर पास नहीं हो सकता है, सील्ड ट्यूब के एक एंड पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को रखा। सील्ड ट्यूब के एक एंड पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को यहां रख दिया, और मेटल्स को रखने के बाद जो अपोजिट वाला एंड है, उस अपोजिट एंड से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की थी। उस अपोजिट एंड से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराई गई थी। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट हुई, तो इस मेटल से टकराया होगा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एक तरफ से हम फेंके जा रहे हैं, और यहां पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को रख दिया था। अब मान लो सोडियम मेटल से रखा तो कुछ उससे टकराया, कैल्शियम से टकराया, मैग्नीशियम से टकराया। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के समय डेवलप थे, सबसे टकराया। और टकराने के बाद एक्सरे प्रोड्यूस किया। टकराने के बाद बच्चों यहां पे एक्सरे प्रोड्यूस हुआ है। एक्सरे जो प्रोड्यूस हुआ है, तो कैल्शियम मेटल के लिए अलग एक्सरे आ रहा था, सोडियम के लिए अलग एक्सरे आ रहा था, क्योंकि मेटल अलग है, तो मेटल से जो टकरा के रे निकल रहा है वो भी अलग है। अब क्या हो रहा है कि जब पूरे मेटल्स की स्टडी की गई, तो हर मेटल की स्टडी करने के बाद एक रिलेशन निकल के आया कि जो एक्सरे आ रहा है, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, हर रे में फ्रीक्वेंसी होता है, तो उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ये उन्होंने निकाला था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले जो रिलेशन निकल के आया था वो ये वही है। ठीक है, एक और आता है Z इंटू A माइनस बी, बट वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इंटू ए माइनस, बट वो सिलेबस में नहीं है, केवल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपके सिलेबस में है। z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। तो जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है, अगर उस फ्रीक्वेंसी का मैं अंडर रूट ले रहा हूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर आ रहा है। यानी कि जो भी एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ना कि एटॉमिक मास पे। हर मेटल के लिए जो एक्सरे था, हर मेटल के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी, वो उसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, उसको बदल दिया गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये लागू हो गया था। ठीक है, यहां से तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपने लिखा होगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में लिखा था आपने कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, एलिमेंट की प्रॉपर्टी यानी कि एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी भी एक प्रॉपर्टी है, कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, हर एलिमेंट से जो एक्सरे निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे। तो इन्होंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका डेंसिटी, इसकी बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जितनी भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर पे। इसी को लिखा जाता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। The properties of elements are periodic function of atomic number. एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अभी एक आध क्लास के बाद मैं उसमें भी आऊंगा, मास नंबर वगैरह पे। अब अगर मैं यहां पे लिख रहा था एटॉमिक मास, मान लो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में बस ये वाला वर्ड चेंज हो रहा था, इसको हम लोग एटॉमिक मास लिख रहे थे, करेक्ट है? अगर मैं लिखता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल रहा हूं कि एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना? अभी बोल रहा हूं कि प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से। अगर मैं मेंडलीफ बोलता तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों में प्रोटॉन कॉमन है, केवल चेंज कहां आ रहा है? न्यूट्रॉन में। एक दो क्लास के बाद बताऊंगा न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता प्रॉपर्टी में, इसीलिए पूरा गलत हो गया था। न्यूट्रॉन हैज नो रोल इन द प्रॉपर्टी, ये बाद में पता चलेगा। अभी आपको क्या समझना है? प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। तो कभी भी जो भी एक्सरे आएगा, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो, मास वो ले लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी ले लो, वो सब प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है कभी भी। आगे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने, वहां पे देखोगे आप, सारा रिएक्शन प्रोटॉन के बेसिस पे हो रहा है, न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमने इसको यह भी बताया था कि ये बोर्स टेबल भी कहा जाता है, बताया था, क्योंकि नील्स बोर ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया था, यही बताया था। तो आएंगे अभी नेक्स्ट, और पीरियोडिक टेबल मैंने बना दिया था, राइट? यही हुआ था, पीरियोडिक टेबल पूरा पूरा बना लिया था, आपने बनाया अपनी कॉपीज में। चलिए, अब सबसे पहले लिखेंगे ऊपर एस ब्लॉक, हेडिंग डालेंगे, आज का हेडिंग है एस ब्लॉक। अब मैं एक एक करके सारे ब्लॉक की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, सारे ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, एनसीईआरटी की हर लाइन कवर होगी। फिर उसके बाद जाएंगे हम और बेसिक प्रॉपर्टीज पे। चलिए एस ब्लॉक की बात करते हैं। देखो, एस ब्लॉक में लास्ट जो पीरियोडिक टेबल बना है उससे हमें आइडिया है कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? दो, एक ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो पहले मोटे मोटे तौर पे लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें कि इट हैज 2 ग्रुप्स। सिंपली लिखेंगे कि इसके पास कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे? तो एक आएगा ग्रुप नंबर 1 और दूसरा आएगा ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को लिखते हैं G1 और G2।
अब ये जो ग्रुप नंबर 1 है इसको हम लोग बोलेंगे अल्कली मेटल्स। ये जो ग्रुप नंबर 1 है बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे अल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप नंबर 2 है बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे ये आपको पता है? वापस से लिखे, अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यही सोच रहे हो? सब लोग यही सोच रहे हो? तो गलत है आप। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं होता है। अल्कली मेटल जो होते हैं बच्चों वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं, बस इतना। ठीक है, बस ये होता। हाइड्रोजन को अल्कली मेटल नहीं बोलते हैं। अब एक और चीज, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का मेटल, एस ब्लॉक है कि नहीं? हाइड्रोजन एस ब्लॉक का है या नहीं? हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, यह बात प्रूव हो गया क्योंकि लिख दिया मैंने अल्कली मेटल में हाइड्रोजन लिखा ही नहीं। मतलब हाइड्रोजन अल्कली मेटल तो नहीं है। यह मुझे बताओ हाइड्रोजन एस ब्लॉक का है या नहीं? हाइड्रोजन की अभी तक पोजीशन फिक्स नहीं हुई है, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक में भी नहीं बोला जाता है। हाइड्रोजन एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है जिसको हम लोग कॉर्नर में सबसे पहले में रख देते हैं। हाइड्रोजन ना तो अल्कली मेटल में आएगा ना तो एस ब्लॉक में आएगा, तो चर्चा ही नहीं करेंगे ना तो अल्कली में ना तो एस ब्लॉक में। वो ग्रुप 17 जैसा भी प्रॉपर्टी दिखाता है और ग्रुप 1 जैसा भी प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए उसकी कंफर्मेशन नहीं है। चलिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम नहीं होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम और रेडियम। ठीक है, अब यहां पे सवाल आएगा कि सर बेरिलियम क्यों नहीं? ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम भी तो होता है, तो बेरिलियम को हमने क्यों नहीं लिखा? अब ध्यान दो, क्यों ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल बोला गया, क्यों ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया? ध्यान से देखना। अल्कली का मतलब होता है बेस। केमिस्ट्री में अल्कली इज इक्वल टू बेस। तो ये जितने भी मेटल्स हैं, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, ये सारे के सारे जब पानी से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड और बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिर से सुनेंगे, एनसीईआरटी का बड़ी टिपिकल लाइन है। कह रहा है इन सारे एलिमेंट्स को, लिथियम से फ्रांसियम तक, इनको हमने अल्कली मेटल से क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोल दिया? तो केमिस्ट्री में अल्कली का मतलब होता है बेस। तो ये सारे एलिमेंट, इनके जितने भी ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड कैसे बनता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। इनका जितना भी हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? वाटर से रिएक्शन करके। तो ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो चूंकि बेसिक नेचर के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो इसलिए मैं बेसिक मेटल बोला। और केमिस्ट्री में बेसिक को क्या बोलते हैं? अल्कली, इसीलिए इसको अल्कली मेटल बोला। व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स? बिकॉज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर, इसमें लिखेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं ये बेस होते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेस। अभी बोर्ड पे ही देखना, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। और इन्हीं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, और बेस को अल्कली बोला जाता है। तो ऐसे मेटल जिनका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेस हो उसको बेसिक मेटल यानी कि अल्कली मेटल बोल देंगे। अब आ जाओ, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बोलते हैं? अल्कलाइन का मतलब भी बेस होता है। अल्कलाइन का मतलब भी बेस होता है। आपने सुना भी होगा कि अल्कलाइन सॉल्यूशन है ना? कई जगह ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में सुनते होंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब ऐसे मेटल्स जिनका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक हो, साथ में अर्थ में पाए जाएं, मतलब अर्थ सरफेस में पाए जाएं। ध्यान से देखिएगा, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? इसका भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक है, इसका भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक है, बट ये अर्थ सरफेस में पाया जाता है। यानी कि अगर आप जहां ये पाए जाते हैं, अगर आप एक हाथ का गड्ढा कर दें तो ये मिल जाएगा। तो इनमें डिफरेंस ये है कि इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, बट जब मैं इसको अर्थ सरफेस में खोदूंगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो, इनमें भी सेम रीजन है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर बेस एंड फाउंड इन अर्थ सरफेस। इनके साथ एक प्लस पॉइंट हो गया कि ये अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं, अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं। अब यहां पे सवाल उठता है
कि सर बेरिलियम के साथ ऐसा क्या खास बात है, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं डाला? क्योंकि बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम का बेस कभी नहीं बनाता। तो जो बेरिलियम है, इसी में स्टार पॉइंट लिख के लिखते हैं, बेरिलियम जो बीईओ बनाता है वो बेटा एम्फोटेरिक नेचर का हो जाता है। तो सिंस इस इन बेसिस का बेसिक, इनका बेस जो है बेसिक नेचर का नहीं हुआ, देयरफॉर वो कभी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं डालेंगे। अब इसको लिख लीजिए। एस ब्लॉक, दो ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से? दो ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन छोड़ना है, बाद बाकी सारे लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक आएगा। हाइड्रोजन ना तो अल्कली में काउंट होता है, ना तो एस ब्लॉक में काउंट होता है। फिर आ जाता है ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम छोड़ना है, बेरिलियम छोड़ के बाद बाकी सारा ही होता है, रेडियम तक। और बेरिलियम क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि बेरिलियम का जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक हो जाता है। केवल वही अल्कली और अल्कलाइन बोलेंगे जिसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेस हो, बेसिक नेचर का हो। अब आते हैं कि हमें कैसे पता चला कि इसको एस ब्लॉक बोलना है, या साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि इन दो ग्रुप को एस ब्लॉक बोलना है? भाई और ग्रुप को भी तो बोल सकते थे, लेकिन इन्हीं दो ग्रुप्स में ऐसी क्या खास बात थी? तो आइए इन सब का एक एक करके मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा अभी शॉर्ट ट्रिक से। कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल टॉपिक अभी आने वाला है। अभी शॉर्ट ट्रिक से मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मान लो एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, आगे मैं याद कराऊंगा। 3, 11, 19, 37, 55, 87, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपके पास 4, 12, 20, 38, 56 और 88। कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं है तो मैं कराऊंगा, आगे का टॉपिक है। बट हमें कैसे पता चला कि इन एलिमेंट्स को ही हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रखना है, एस ब्लॉक में रखना? अच्छा, एक सवाल तो छूट ही गया। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, लेकिन बेरिलियम एस ब्लॉक का है या नहीं? एस ब्लॉक का है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक में काउंट नहीं होगा, अल्कली में भी काउंट नहीं होगा। बट बेरिलियम अल्कलाइन नहीं है, बट एस ब्लॉक तो है। अभी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां लिख भी दिया तो दिख रहा है कि वो एस ब्लॉक होने वाला है। अब आ जाओ, जब भी आपको ग्रुप नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जब भी आपको ग्रुप नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ग्रुप नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ध्यान रखना इसका कॉन्फ़िगरेशन एक पैटर्न फॉलो करता है। इनर्ट गैस NS1। अब इसका मतलब क्या है समझा रहा हूं, बोर्ड पे फोकस। इसका जब लिखना हो तो इनर्ट गैस NS2। किसी भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, किसी भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो उस एलिमेंट से पहले वाला इनर्ट गैस, उस एलिमेंट से पहले वाला इनर्ट गैस आपको लिखना होता है। लिथियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? लिथियम से पहले क्या हीलियम इनर्ट गैस आता है? और NS1 का मतलब इतना पता होगा कि सर ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, नीचे जाएंगे फिफ्थ पीरियड का मिलेगा, फिर ये सिक्स्थ पीरियड का है और ये सेवेंथ पीरियड का है। इतना पता है? अब आ जाओ, N का मतलब होता है पीरियड नंबर। N को में क्या रखना है आपको? पीरियड का नंबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2s1। यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान से देखिएगा, जिस भी एलिमेंट का लिखना है इससे पहले वाला इनर्ट गैस, तो क्या नियॉन होता है इससे पहले वाला इनर्ट गैस? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इससे पहले वाला इनर्ट गैस और पीरियड नंबर S1। इससे पहले क्या आर्गन 18 होता है? इससे पहले वाला इनर्ट गैस पीरियड नंबर S1। इससे पहले क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 होता है और पीरियड नंबर S1। सिमिलरली आप जाओगे जेनॉन 6s1, सिमिलरली आप जाओगे रेडॉन 7s1। अब कई लोगों को कंफ्यूजन भी होगा, सर इनर्ट गैस मुझे नहीं पता, किससे पहले इनर्ट गैस क्या लिखना है नहीं पता। एक अभी याद कर लीजिए, लड़कों के लिए खास बात है, कटरीना कैफ का नंबर आ रहा आपके लिए। खुश तो ऐसे हो जाते हैं सब,
जैसे फोन उठा ही लेगी, वो उठा भी लेगी, तुम्हारा तो नहीं उठाएगी। हमारी तो बात होती है। 118, ये याद करना है आपको, यही नंबर है, लगा के देखना। हाँ, इंटरनेशनल ही होगा। तुम्हें क्या गांव में रहती है क्या वो? इधर आओ, ये याद करना है बच्चों। ये सबका एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने, हीलियम का एटॉमिक नंबर, नियोन का एटॉमिक नंबर, और ऐसे याद करने का तरीका बता रखा था, हेमा, नीलम और करीना, सिनेमा की रानी, बाकी समझ लो। नेक्स्ट, उन सबका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ऐसे करके याद कर लेना। 3 से पहले वाला 2 इनर्ट गैस, 11 से पहले वाला 10 एटॉमिक नंबर, 19 से पहले वाला 18 एटॉमिक नंबर, 37 से पहले वाला, तो हर का पहले वाला इनर्ट गैस पीरियड नंबर S1। अब मेरी मदद आप यहां करोगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहले वाला इनर्ट गैस पीरियड नंबर S2। 4 से पहले वाला इनर्ट गैस कौन है? 4 से पहले वाला इनर्ट गैस हीलियम है, पीरियड नंबर सेकंड है 2S2। मैग्नीशियम से पहले वाला इनर्ट गैस देख के बताओ, क्या नियोन है? इसका क्या हो जाएगा? 3S, पीरियड नंबर S2, थर्ड पीरियड का है। उससे नीचे फोर्थ पीरियड का है, तो क्या ये आर्गन हो जाएगा उससे पहले वाला इनर्ट गैस? 4S2। क्या ये क्रिप्टन लिख दूं? 5S2। क्या ये जेनॉन हो जाएगा? 6S2। और यहां पे आ जाएगा इससे पहले वाला इनर्ट गैस रेडॉन है, 7S2। हमें कैसे पता चला कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में जा रहा हो, तो वैसा हर एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। हर वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा हो, NS1 NS2 हो रहा हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट। उसी तरह अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा हो, तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। आगे वही पढ़ना है, ठीक है? तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा हो, NS1 NS2 बन रहा हो, तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में देख लो, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो S1 है या तो S2 है, यही है सारे, इसके अलावा एस ब्लॉक नहीं है। इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें? है ना कंफ्यूजन? आ जाओ। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ही तो लिख रहे हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 11वां इलेक्ट्रॉन यहां है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 19वां इलेक्ट्रॉन है, 18 यहां आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। इधर आ जाओ। इसके पास टोटल जितने एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन है, वही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। तो 20 एटॉमिक नंबर है, 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछो, 20वां इलेक्ट्रॉन, 18 यहां आ गए, 19 और 20 यहीं पे पड़ा हुआ है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 या NS2 में जा रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस में जा रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 या NS2 में जा रहा है, या लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस में जा रहा है, देखो ये इनर सेल है, इसके बाहर है ये 2, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? जो भी पीरियड नंबर होता है उसका आउटर मोस्ट सेल वही होता है। पीरियड नंबर 3 है तो इसका आउटर 3 होगा, पीरियड नंबर 4 है तो इसका आउटर 4 होगा, पीरियड 5 है तो इसका आउटर 5 होगा। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक ही होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी में जा रहा होगा तो वो पी ब्लॉक ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक? तो एस ब्लॉक में ये आपने लिख लिया। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक का मैंने आपको लिखाया, पहला पॉइंट है जिसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। फिर मैंने कॉन्फ़िगरेशन से आपको फील कराया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए आउटर मोस्ट एस में। तो एस ब्लॉक का ये डेफिनेशन होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलो, सबसेल बोलो, बात एक ही है। SPDF को ऑर्बिटल या सबसेल बोला जाता है। इन्हीं के नाम पे बेटा ब्लॉक पड़ा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था तो बोल दो एस ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल पी सबसेल में जा रहा है तो बोल दो पी ब्लॉक है, ठीक है?
और इसी तरह से नील्स बोर ने देखा था, और नील्स बोर ने तभी एस ब्लॉक पी ब्लॉक बोला था। नील्स बोर साइंटिस्ट ने कैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक बोल दिया, रटना नहीं है। चलो, तो एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट का क्या मतलब होता है, NS1 हो रहा हो या तो बेटा NS2 हो रहा हो। दो ही ऑप्शन है, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों है, 3 ग्रुप क्यों नहीं है? पी में तो 6 है, डी में तो 10 है, एस में 2 ग्रुप हैं क्योंकि ग्रुप डिफाइन होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मैं एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिकॉज जो हमारा एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल आपको पता है एक होता है, एस ऑर्बिटल एक ही होता है डब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो चूंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देयरफॉर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ग्रुप होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहला ग्रुप, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा ग्रुप। जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे 3 डब्बा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14, तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 और सिमिलरली ग्रुप 18 तक जा रहा होता है। अभी पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक के साथ साथ। लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा एस सबसेल में। अच्छा, एक और बात ध्यान देना, अब ये जो मैंने आपको दिखाया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट में आएगा। एक और चीज जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है वो बता देता हूं कि हमारे देश में जब जब चुनाव होता है तो पेपर आसान आता है। शायद आप लोग बच्चे नहीं पता होगा, जान लीजिएगा, मम्मी पापा से पूछेंगे वो बता देंगे। जब जब चुनाव होता है, इलेक्शन, तब तब पेपर आसान रखा जाता है क्योंकि लोगों को वोट चाहिए, यही चलता रहता है। लास्ट ईयर एग्जाम था, मतलब इस साल इलेक्शन था तो पेपर आसान था। 2019 में भी इलेक्शन था, पेपर आसान था। ठीक है, थोड़ा बहुत कट ऑफ राइज उस वजह से भी हुआ है। अभी क्या होगा, 2020 का पेपर देखना, 2019 के बाद अचानक से बढ़ गया था हाई, उसका लेवल अचानक से बढ़ा था। वो पूरी कसर निकाल लेते हैं, एक साल आसान देते तो अगले साल पूरा कसर निकाल लेते हैं। तो 2023 का पेपर, 24 का पेपर चल इलेक्शन की वजह से आसान था, तो पूरा चांसेस हैं, और पूरा चांसेस नहीं, यही होता है कि इलेक्शन के बाद वाला जो पेपर होगा इट विल बी समवट बिट हायर। और इतना जो ये स्कैम हो गया है तो थोड़ा तो बनेगा ही। जितनी आपने एनटीए के मजे लिए हैं, थोड़े बहुत अगले साल मई में वो आपके भी लेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, कुल मिला के यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई थोड़ा बेस और स्ट्रॉन्ग करके बढ़ना है। जो बच्चा इस बार वो यूट्यूब और वन शॉट चलेगा ना, वो नहीं होने वाला। आपको पूरा डिटेल और डेप्थ में एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, राइट? एक फायदा होगा, कट ऑफ नीचे जा रहा होगा तो यू विल बी, ठीक है, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा तो। खैर, यहां पे आते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट सबसेल, ये बताना अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर में जा रहा है तो वो खाली है या भरा हुआ है। फिर से देखो, एटम कैसा होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटे ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हम यहां डाल रहे हैं आउटर मोस्ट में, इसका मतलब ये खाली है भरा हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर लास्ट ये खाली है तभी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम यहां डाल रहे हैं, अगर भरा होता तो हम डाल ही नहीं पाते। भाई मैं कह रहा हूं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है आउटर मोस्ट में, क्यों एंटर कर रहा है? क्योंकि खाली था इस पे जगह, अगर खाली नहीं होता तो मैं आगे डालता। तो जहां भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो खाली होता है। तो आपसे कोई पूछे एस सबसेल में इनकंप्लीट सेल कौन है तो क्या बोलोगे? इनकंप्लीट कौन है? आउटर मोस्ट। इनकंप्लीट कौन होने वाला है? आउटर मोस्ट सेल। लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना, कि लिथियम में खाली कौन है, इनकंप्लीट कौन है? लिथियम का आउटर मोस्ट। लिथियम का आउटर मोस्ट कौन है? जो इसका पीरियड है वही उसका आउटर मोस्ट होगा। जैसे मान लो पूछता है कि सोडियम में इनकंप्लीट सेल कौन है, तो सोडियम का आउटर मोस्ट खाली होगा। एस ब्लॉक में खाली कौन होगा? जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? आउटर मोस्ट में। तो देखो यहां पे इसका आउटर मोस्ट कौन है? जो इसका पीरियड नंबर है वही इसका आउटर मोस्ट है, जो इसका पीरियड नंबर है वही इसका आउटर मोस्ट है। तो ध्यान दीजिए, एस सबसेल या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए इनकंप्लीट सेल होता है आउटर मोस्ट।
या जनरल कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है खाली है वो। भाई अगर खाली है तभी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वरना जाता ही नहीं, आगे जाता। तो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट, क्योंकि वो खाली था। तो इनकंप्लीट सेल कौन होगा? आउटर मोस्ट सेल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कंप्लीट सेल कौन होगा, कंप्लीट सेल कौन होगा, उसको छोड़ के बाद बाकी सारे, तो कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल यानी कि एनएच सेल खाली होगा। एनएच का मतलब होता है सबसे बाहर वाला, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। सबसे टर्मिनोलॉजी बस ध्यान दीजिएगा, ये खाली, ये एन है तो ये n-1 होगा, n-2 होगा, एंड सो ऑन, n-3 होगा। तो सबसे बाहर वाला खाली है, मतलब n खाली है। तो कंप्लीट सेल कौन होगा? अप टू n-1। n-1 तक बेटा कंप्लीट होगा, क्योंकि मान लो अगर ये खाली होता तो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होता, अगर ये खाली होता तो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होता। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि जहां खाली है वहीं एंटर होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? लास्ट सबसेल में, आउटर मोस्ट सबसेल में, इसका मतलब वही खाली होगा। तो इनकंप्लीट सेल अगर कोई पूछे तो क्या है? nth। और कंप्लीट कौन है? तो n छोड़ के बाकी सारे कंप्लीट है, क्योंकि यहां तक अगर कंप्लीट हो गया है तभी तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर गया है। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यही आता। तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। तो दो यहां पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनकंप्लीट सेल कौन है एस ब्लॉक में और कंप्लीट सेल कौन है पी ब्लॉक में। तो n तो इनकंप्लीट है, n-1 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लिया? कर लीजिए फटाफट। इसके पहले फिजिक्स पढ़े हो क्या तुम? बायो पढ़े हो? अच्छा सर कहीं बाहर गए ना, हाँ ओके। तो तुम्हारी इसके बाद छुट्टी है? अच्छा सुभाष सर आ गए? उनको, वो भी कहीं बाहर गए थे, उनके भी फैमिली में कुछ इशू था। अच्छा इसके बाद ऑर्गेनिक लगी है, क्या पढ़ रहे हो, आईयूपीएससी या फिर बेसिक? आज आईयूपीएससी स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया, गुड। फिर तुम्हें पढ़ाया जाएगा आज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। हुआ? बस इससे 4-5 क्वेश्चन बनेगा ज्यादा से ज्यादा। इनकम्प्लीट सेल कौन है, कंप्लीट सेल कौन है, अल्कली कौन है, अल्कलाइन कौन है, बेरिलियम को एस ब्लॉक में गिनते नहीं गिनते, हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में गिनते नहीं गिनते, ये सारी चीजें ही बनती है। नेक्स्ट, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया, नेक्स्ट इज योर पी ब्लॉक। नेक्स्ट अपन जाते हैं पी ब्लॉक पे। तुमने लिखा नहीं था क्या? तो ये जो आवाजें बनाते हो इससे बढ़िया बोल लिया करोगे, सर थोड़ा रुक जाओ, गधे। अब मेहंदी उतार के आया करो घर पे, इतना स्लो लिखने का कारण मेहंदी नहीं होना चाहिए। तुम लोग छुट्टी कितने बजे होती है? 7 बजे? 7:30? उस समय तो बोरिंग रोड का माहौल होता है। क्यों? तो पीक टाइम है भाई। तुम लोग घर पहुंच जाते हो 8-8 बजे तक? पहुंच पाते हो? क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शन से कि आधे आधे घंटे तो खा ही जाएंगे सब। क्यों? एक गोलगप्पे वाला यहीं लगाता है जहां पे बहुत माहौल होता है, फिर थोड़ा बोरिंग रोड चौराहे पे चले जाओ तो वहां आइसक्रीम वाला लगाता है। हाँ एसके पुरी पार्क हम नहीं घूम, पी ब्लॉक में आ जाओ यार। तुमको क्या लगता है कि ये मैं करता हूँ तब तुम्हें बोलता हूं? चलो पी ब्लॉक पढ़ो। मैं बहुत स्टूडियस हूं इस सब मामले में, सीधा यहां से निकलते ही घर जाता हूं, सीधा घर जाता हूं और फिर अब सीधा सुबह उठ निकलूंगा 8 बजे। हो गया? बातें करा लो बस, लिखना तुम्हें लेट है। हो गया? हो गया? हो गया? नहीं हुआ? चलो पी ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक की बात करते हैं। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसमें बताया था कि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं, है ना? टोटल यहां पे बच्चों पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक।
6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। आओ भाई, यही 6 ग्रुप्स थे। ग्रुप नंबर 13 जो होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि बोरोन फैमिली होता है। मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं ग्रुप नंबर 13, G13, ग्रुप नंबर 13। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको आप कैसे याद करते हो? जैसे भी करते हो मन में रखो। ग्रुप नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होता है। ग्रुप नंबर 15 वालों की चर्चा कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। ग्रुप नंबर 16 वालों की बात करोगे, ओ, स्टाइल, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होता है। ग्रुप नंबर 17 की बात करोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। ग्रुप नंबर 18 की बात करोगे तो यहां पे हो जाता है ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन और ओजी, ऑर्गेनिसॉन। ओजी नहीं पता होता ना आपको, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओजी इज ऑर्गेनिसॉन। आ जाओ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और वहां पे आएगा नियॉन। थोड़े से इस ग्रुप 18 को ऊपर कर लो ना, इसको ग्रुप नंबर 18 ऊपर कर लो, हीलियम, फिर आ जाएगा नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन। चलो, जो बोरोन से लेकर के आपके पास नियॉन तक है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। उससे नीचे आओगे थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, उससे नीचे आओगे फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होता है, उससे नीचे आओगे फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होता है और फिर ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट होता है। और वो जो ओजी है, एजी ओजी, वो सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट होता है। आ जाओ, अभी मैं आपको बताने वाला हूं इन सब का कॉन्फ़िगरेशन, क्यों इनको पी ब्लॉक क्यों बोला गया, नील्स बोर ने क्यों इन सब सारे एलिमेंट्स को पी ब्लॉक बोला है। आइए समझते हैं। पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपके सामने, जिस भी एलिमेंट का लिखना है इनर्ट गैस, या फिर सीधा ऐसे लिखो, अगर मैं ग्रुप 13 का लिख रहा हूं तो जिस भी एलिमेंट का ग्रुप 13 का लिखना है इनर्ट गैस, पीरियड नंबर NS2 NP1। अब ध्यान देना ये कैसे लिखा गया है, ध्यान देना सब लोग। क्या यहां तक एस ब्लॉक था? सब लोग इधर देखो, क्या यहां तक एस ब्लॉक था? और एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक पहले आता है फिर आता है पी ब्लॉक, है ना? तो एस ब्लॉक पूरा कवर होगा, उसके बाद आता है पी ब्लॉक। तो पहले एस ब्लॉक लिखना पड़ेगा, फिर पी ब्लॉक में एंट्री मिलेगी। पीरियोडिक टेबल में पहले एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसके बाद जब इधर आते हो एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक में आते हो ना, तो एस ब्लॉक पहले पूरा पूरा भरा होगा, फिर पी में एंट्री होती है। इसीलिए ऐसे नहीं लिख सकते इनर्ट गैस NP1 नहीं लिख सकते, पहले मैं एस ब्लॉक का पूरा भरना पड़ेगा, फिर पी में जाना पड़ेगा। उसी तरह अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूंगा, तो देखो इससे पहले एस ब्लॉक पूरा पूरा भर चुका होगा, फिर आएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा ग्रुप 14 में। ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट्स होंगे? एस का पूरा पूरा भर गया होगा, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो NP3 होगा। ग्रुप नंबर 16 की बात करेंगे, इनर्ट गैस NS2, NP4 आ जाएगा, यहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल बी NP4। ग्रुप नंबर 17 में जो होगा वो होगा आपके पास इनर्ट गैस, एस ब्लॉक तो पूरा पूरा भर गया है, इसके बाद पी में भी 4 तक भर गया है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 18 में इनर्ट गैस एस पूरा पूरा भर गया है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो छठा इलेक्ट्रॉन यहां भरना पड़ेगा। देखो पी ब्लॉक में होता है 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी में आ जाएगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रुप डिफाइन है। पहला इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13,
P2 करोगे ग्रुप 14, P3 करोगे ग्रुप 15 एंड सो ऑन। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ग्रुप होता है। अब आ जाओ, बोरोन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ध्यान देना। बोरोन से पहले सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो इससे पहले फर्स्ट पीरियड का इनर्ट गैस कौन है? फर्स्ट पीरियड का इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। फिर पीरियड नंबर S2 और पीरियड नंबर P1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। ठीक है, देखो ध्यान से, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हुआ, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखोगे? जो भी एलिमेंट है उससे पहले वाला इनर्ट गैस, ठीक बात है। तो बोरोन सेकेंड पीरियड में है, इससे पहले वाला इनर्ट गैस कौन है? फर्स्ट पीरियड में इनर्ट गैस कौन है? हीलियम है। फिर पीरियड नंबर 2s2 और पीरियड नंबर 2p1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा P में जा रहा है, इसीलिए इसको P ब्लॉक का एलिमेंट बोला गया। देखो यहां से, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैस कौन है? सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैस नियोन आ रहा है। फिर आपके पास बेटा ध्यान दोगे 3s2 NS2 NP1, पीरियड नंबर S2, पीरियड नंबर P1। फिर आ जाओ, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट लिखना है, इससे पहले वाला इनर्ट गैस, थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस कौन है? आर्गन है। तो थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस आपके पास हो जाएगा पीरियड नंबर S2, पीरियड नंबर P1। क्लियर है? जैसे मैं इंडियम की बात करता हूं, इससे पहले वाला इनर्ट गैस, फोर्थ पीरियड का इनर्ट गैस कौन है? क्रिप्टन है। उसके बाद आ जाएगा 5s2 5p1। मुझे इसका लिखना है तो क्या जेनॉन आ जाएगा? इससे पहले इनर्ट गैस कौन है? इससे पहले यानी कि फिफ्थ पीरियड का इनर्ट गैस, देखो ना फिफ्थ पीरियड का जेनॉन आ रहा है, तो जेनॉन आ गया पीरियड नंबर S2, पीरियड नंबर P1। ठीक है, इसके नीचे ग्रुप नंबर 13 का सबसे लास्ट एलिमेंट कौन होता है? बताया था 104 से लेकर के 118 तक। ग्रुप नंबर 4 में 104, ग्रुप नंबर 5 में 105, ग्रुप 6 में 106, ग्रुप 7 में 107, ग्रुप 13 में 113। 113 वाला जो एलिमेंट होगा, अभी नाम आगे आना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? क्या इससे पहले वाला इनर्ट गैस आ जाएगा? देखो इससे पहले वाला इनर्ट गैस रेडॉन ही तो है। उसके बाद पीरियड नंबर S2, पीरियड नंबर P1। क्या कंफर्म क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हो? हर एल ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। जैसे मैं अब कार्बन पे लिखने चलता हूं, जिस भी एलिमेंट का लिखना है, ग्रुप 14 कैसे लिखते हो? NH2 NP2। देखो वहां ग्रुप 14 का क्या यही लिखते हो? NH2 NP2। सेकेंड ब्लॉक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। थर्ड ब्लॉक, सेकेंड ग्रुप है 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप है 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। कार्बन से पहले वाला इनर्ट गैस बताना भाई, ये सेकेंड पीरियड है, इससे पहले वाला इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। अब इसे बताओ, पीरियड नंबर S2, पीरियड नंबर P2, NH2 NP2। चलो, इससे पहले वाला इनर्ट गैस कौन है? नियोन। क्या अब ये 3s2 3p2 लिख दूं? सिमिलरली यहां पे आओगे, इससे पहले वाला इनर्ट गैस आर्गन है, 4s2 4p2 होगा ना। एंड सिमिलरली आपके पास क्रिप्टन आ जाएगा, एंड देन 5s2 5p2। सेकेंड ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर यहां पे आ जाओ, जेनॉन हो जाएगा, 6s2 6p2 हो जाएगा। अगर मैं 100 ग्रुप नंबर 14 का लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट एलिमेंट क्या 114 है। अब आ जाओ, आपके पास रेडॉन है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास? 7s2 7p2 आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ये शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अभी लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, आएगा, वो एक पूरा पूरा टॉपिक है। नाइट्रोजन का देखो कैसे लिखोगे, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, इससे पहले वाला इनर्ट गैस, यानी कि फर्स्ट पीरियड का इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड का इनर्ट गैस लिखते हैं हीलियम। पीरियड नंबर S2, पीरियड नंबर P3, एकदम कंफर्म भाई। थर्ड ग्रुप है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आ जाएगा आपके पास यहां पे नियोन, 3s2 3p3, पीरियड नंबर S2, पीरियड नंबर P3। इससे पहले वाला इनर्ट गैस, तो इससे पहले वाला इनर्ट गैस कहने का मतलब इससे पहले पीरियड वाला इनर्ट गैस, दैट मींस 4s2 4p3। इससे पहले वाला इनर्ट गैस, यानी कि इससे पहले पीरियड वाला इनर्ट गैस, तो देखो वहां पे क्रिप्टन है, 5s2 5p3 हो जाएगा। सिमिलरली जेनॉन है, इससे पहले पीरियड वाला इनर्ट गैस, 6s2 6p3 होगा नहीं होगा? अगर मैं ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट पूछूं तो कौन होगा? ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट क्या 115 होगा? और 115 वालों का इससे पहले वाला इनर्ट गैस NS2 NP3। क्या क्लियर है? हाँ या ना?
सबको बेटा समोसे चाहिए क्या तुमको? तभी आवाज निकलेगी तुम्हारी। कर दिया ऑर्डर, किसी न किसी दिन पहुंचेगा। जल्दी करो, यहां तक लिखो। तुम लोग यार शक्ल देखते हो यार, स्मार्ट मास्टर पाए नहीं तुम लोग शक्ल देखना स्टार्ट करते हो। चले लिखा करो इधर बोर्ड पे। कह रहे इतना बड़ा झूठ। बे गधो, लिखो तुमसे तो अच्छी ही है। और जो तुम समोसा समोसा करते रहते हो वैसी शक्ल है तुम्हारी। समोसा देखे हो कैसा होता है? नहीं देखे हो? देखना चाहते होगे। इधर 4th फ्लोर पे चाय मिलता है, समोसा नहीं मिलता है। ग्रुप 16। मैंने आज सुबह वाली बैच में एक कहानी सुनाई उनको, बिहार की एक। तब तक लिखते रहो। तो बिहार में क्या होता है, एक नाम है जिनका नाम है वो मीसा भारती, लालू यादव जी की बेटी है। सुना है आपने? अच्छी बात है। वो एमबीबीएस में जो गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें डिस्टिंक्शन है, टॉप नहीं है, डिस्टिंक्शन है। टॉप से भी जो अच्छा होता है ना, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, उसको डिस्टिंक्शन मिलता है। तो उनके पास डिस्टिंक्शन की डिग्री है। बट सबसे बुरी बात यह है कि उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था मेडिकल का। फिर जब इतने आसानी से टॉप किया उन्होंने, तो उनकी एक और बहन है छोटी वाली जिनका नाम है रोहिणी आचार्य। उन्होंने फिर दूसरी बार टॉप किया उसी एग्जाम में। लेकिन फिर बुरी बात यही रही कि किसी ने पेपर नहीं दिया। तो आपको लग रहा है 2024 में स्कैम हुआ है पटना में। बाकी आप समझदार हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। छोटे छोटे लेवल पे चलते आ रहा था। इस बार क्या किया, सब एक साथ कर लिए तो बस पकड़े गए। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? चलो बढ़िया है। तो बिहार वाले जो हैं बहुत, ये लाइट क्यों कट गई? बिहार है, हाँ बिहार है। तो बिहार है ना यहाँ पे, तो हम बहुत कमाल करते हैं। तो क्या हुआ, 5 मई को पेपर लगाया लोगों ने यहाँ पे। हम 4 मई को ले आए पेपर। क्यों वेट करें 5 का? जलवा है अपना। 4 मई को पेपर ले आए सब। 22 लोग पेपर रट के गए। उसमें से 6-7 लोग ऐसे हैं जिनका 200 नंबर आ रहा है। पेपर रट के जाने के बाद ये हाल है। तो लेवल देख रहे होगे। पेपर रट के गए हैं, प्रॉपर रात में बैठे हैं, उनको रटाया गया है 200 पेपर। अब क्या होता है, सेम सेट नहीं मिलेगा ना, क्वेश्चन सेम मिल जाएगा बट उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा। तब वो इतने गधे थे कि क्वेश्चन रट के जाने के बावजूद 200 नंबर लाए हैं। एंड दे आर वेरी हैप्पी। और वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको 200 चाहिए था, क्योंकि उनको करना तो अब्रोड से है। उनको तो क्वालिफाई नंबर चाहिए जो 150 पे होता है। और वो 200 पाए, उनको लग रहा है 50 ज्यादा लाए हम। पेपर रटने के बाद का ये हाल है, सोचिए। तो हम बिहार हैं भाई, हम लोग जो है कमाल ही करते सीधा। हम लोग सीधा कमाल ही करते हैं। कौन 5 मई को वेट करेगा? एक रात पहले ही पता लग रहा है ना कि अमित आनंद और पता नहीं कौन कौन वो हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार कर ही लिया है। मेरा नाम विशाल चौरसिया वो अलग है। तुम लोग भी ये ना समझो कि हमारा ही हाथ है उसमें। वो मेरा नाम विशाल तिवारी है, विशाल चौरसिया नहीं है भाई मेरा। तो क्या होता है जनरली, कहां से लीक होता है? पेपर प्रिंट होता है कहीं पे, प्रिंटिंग प्रेस। वो गवर्नमेंट की अलग से प्रिंटिंग प्रेस होती है, जहां पे नोटों की प्रिंटिंग होती है ना, वहीं पे सिक्योर्ड प्रिंटिंग होती है उसकी। भाई वहां सिक्योर्ड प्रिंटिंग से गायब कर देते हैं सब पेपर, वहीं से पेपर गायब हो जाता है। ठीक है। या फिर जब लॉजिस्टिक होता है ना, कि मान लो पेपर प्रिंट हो गया, अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भेजना है, तो किसी स्टेट वाले ने क्या किया, बस उसको सील तोड़ा, एक पेपर निकाला और फिर सील वैसे ही बंद कर दिया। अब बस आजकल व्हाट्सएप का जमाना है भाई। मान लो पटना में लीक हुआ तो पहुंच जाएगा कन्याकुमारी 1 मिनट में, है ना? तो वैसे ही हुआ है। तो व्हाट्सएप पे देखे थे
नहीं आया था, भिजवाया जाएगा, अगली बार व्यवस्था करते तुम्हारे लिए। इधर आओ, ऑक्सीजन इधर। जब भी एलिमेंट का आपको नाम लिखना होगा, इससे पहले वाला इनर्ट गैस क्या हो जाएगा? हीलियम। और क्या हो जाएगा आपके पास? पीरियड नंबर S2, ग्रुप नंबर चौथा ग्रुप है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे नियॉन आ जाएगा, 3s2 3p4 हो जाएगा। और इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है, आर्गन हो जाएगा 4s2 4p4 हो जाएगा। जब आप आगे जाओगे, क्रिप्टन हो जाएगा 5s2 and 5p4 हो जाएगा, 5s2 5p4। यहां पे जाओगे, जेनॉन हो जाएगा 6s2 and 6p4 हो जाएगा। उसके बाद एक ग्रुप नंबर 16 का लास्ट एलिमेंट 116 आएगा। इससे पहले वाला इनर्ट गैस और आपके सामने ग्रुप नंबर 4 है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब चौथा ग्रुप है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली अगर आप बात करोगे फ्लोरीन की, तो इससे पहले वाला इनर्ट गैस फिर 2s2 2p5 हो जाएगा। नियोन आएगा, इससे पहले वाला इनर्ट गैस कॉपी कर लीजिए, 3s2 3p5 होगा। आर्गन हो जाएगा 4s2 4p5 हो जाएगा। क्रिप्टन होगा 5s2 5p5 हो जाएगा। जेनॉन हो जाएगा 6s2 6p5 होगा। और 117वां एलिमेंट होगा रेडॉन 7s2 7p5। इसमें आ जाएगा हीलियम 2s2 2p6, नियॉन 3s2 3p6, आर्गन 4s2 4p6। फिर आ जाएगा क्रिप्टन 5s2 5p6, 5s2 5p6। जेनॉन फिर आपके पास आ जाएगा 6s2 6p6। और 118वां एलिमेंट होता है ओजी ऑर्गेनेसॉन, रेडॉन 7s2 7p6। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बात मत करो। तो ये आपके पास पूरे पूरे कॉन्फ़िगरेशन आ गए। अब जो ग्रुप नंबर 13 है, जो ग्रुप नंबर 13 है, इसको बोला जाता है बेटे, बोरोन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको नाम रख दिया गया बोरोन फैमिली। ये बोरोन से स्टार्ट होता है इसलिए इसका नाम रख दिया गया बोरोन फैमिली। जो ग्रुप नंबर 14 है, कार्बन से स्टार्ट होता है इसलिए इसका नाम रख देते हैं कार्बन फैमिली। जो ग्रुप नंबर 15 है, नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ इसको बोल दिया जाता है निकोजेन। नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ इसको क्या बोल दिया जाता है? निकोजेन। ग्रुप नंबर 16 में क्या बोला जाता है? या तो आप इसको ऑक्सीजन फैमिली बोल दीजिए, या फिर इसको बोला जाता है चाल्कोजेन। ऑक्सीजन फैमिली या फिर इसको बोला जाता है बच्चों चाल्कोजेन। ठीक है, इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं, इसका एक ही नाम है बच्चों, हैलोजेन। एंड ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं इनर्ट गैस फैमिली, या फिर बेटा इसको बोलते हैं हम नोबल गैस। एनसीईआरटी में यह भी क्वेश्चन है कि व्हाई ग्रुप 18 इज नोन एज नोबल गैस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। नोबल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, आगे आएगा, डोंट वरी। चलो, अब ये हो गया आपके पास सब ग्रुप के नाम। इसको पी ब्लॉक क्यों बोला जाता है? वाई ग्रुप 13 से 16 18 वालों तक को पी ब्लॉक क्यों बोल दिया गया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? एनपी ऑर्बिटल में। तो पी ब्लॉक वाले, यहां पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। 2 पॉइंट हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटर मोस्ट पी सबसेल में, या पी ऑर्बिटल बोलो, आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जा रहा है। यानी क्या बोलोगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एनपी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनपी ऑर्बिटल में। ठीक है, अब बस 2 सवाल आपसे है, मुझे बता दो कि यहां पे इनकंप्लीट कौन होगा और कंप्लीट कौन होगा? इनकंप्लीट ऑर्बिटल कौन है, या ऑर्बिट कौन है, और कंप्लीट कौन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वो इनकंप्लीट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी जा रहा है क्या वो इनकंप्लीट होगा?
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है इनकंप्लीट होगा। क्या ये nth शेल है जहां इनकंप्लीट है? और कंप्लीट कहां हुआ? उससे पहले वाले सारे कंप्लीट होंगे, वो भर गया तभी तो मैं आगे गया। तो भर गया यानी कि अप टू n-1 तक ये सेम है। एस ब्लॉक में भी यही था आंसर और पी ब्लॉक में भी यही है। एस ब्लॉक का डेफिनेशन भी यही था, पी ब्लॉक का डेफिनेशन भी यही है। कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज है। फैमिली का नाम लिखना था, इंट्रोड्यूस करना था, कर दिया। अब मेन गेम है आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, मेन गेम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लीजिए फटाफट से यहां पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फटाफट नोट करो। डी ब्लॉक लिखे? पी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट लिखते हैं डी ब्लॉक। हो गया? जोर से नोट्स और बोलने की क्या जरूरत है? लंच करके आते हो तुम लोग? अरे नहीं सर, तुम्हें हर चीज में नहीं सर, ऐसा थोड़ी मैं लंच करा दूंगा। लंच करके आते हो ना? क्या करके आते हो? चावल? बाप, चावल अवॉइड करो भाई, रोटी वोटी खा के आया करो। चावल के बाद तुम बायो पढ़ते हो? भगवान ही मालिक है फिर तो। केमिस्ट्री? नहीं भाई, केमिस्ट्री तो बीच में आता है। ठीक है, जानबूझ के मैंने रखवाया था कि भाई इवनिंग क्लास में मैं वो नहीं लूंगा, 2 बजे वाली क्लास, सब सो रहे होंगे पता लगे। हाँ, मॉर्निंग में तो भले मॉर्निंग में लेता हूँ मैं 8 बजे वाली क्लास। आधे घंटे तो लगते हैं उनको जगाने के लिए कि जगो भाई, तुम क्लास में बैठे हो, है ना। अभी तो आधे तो ऐसे ही कि सर अभी तो ठीक है, कुछ तो कह रहे हैं आप, है ना। ऐसे ही चलता है, तुम्हारे में भी वैसे ही होगा। 2 बजे वाली क्लास में सो रहा था ना ये। पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। चावल से दूर रहे बेटा, आप जब भी तैयारी कर रहे हैं ना, चावल और बिरयानी, 2 चीजों से दूर रहें। चलो, 2 चीजों से कोसों दूर रहें, ठीक है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फटाफट 2 मिनट, फटाफट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ चीज। और चाय वाय पी सकते हो, चाय वाय पी सकते हो आप, ज्यादा नहीं। हम लोग क्या करते थे कि जब मैं कोटा में तैयारी करता था अपने समय पे, तो हम लोग का तो अलग सीन था। देखो, मैं उस समय वहां पे स्टार बैच बनता, आपको पता है? स्टार बैच बनता वहां पे, 20-25 लोगों का एक अलग से बैच बनाए थे, तो मैं तो उसमें था। तो हम लोग को खाना वाना सब मिलता है, SRG बोलते हैं उसको। तो खाना वाना तो सब मिलता था वहीं पे प्रॉपर। ड्रॉपर थे या नहीं थे, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, ड्रॉपर थे, खुश हो गए कि तो हम और हम बराबर थे, गधे। तो SRG बैच में भी था, अब बराबर नहीं हो तुम। SRG बैच में क्या होता है, खाना वाना डाउट वाउट सब मिलता है वहीं पे। एक ही कैंपस होता है जहां पे आपको रहना होता है, बस रहो अपनी मर्जी से, जब पढ़ना होता है पढ़ना होता है। मतलब आप अपने हिसाब से अपना सिलेबस करते हो, टाइम आपको पता है, टेस्ट आपको देना होता है। टेस्ट में कम नंबर आया तो फिर मीटिंग वीटिंग करते थे, वो पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाई नहीं जाता है। SRG बैच वालों को एक अलग से डाल दिया जाता है, आपको वीडियो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप बोलो तो वो टीचर भेज देते थे कि मुझे रोटेशनल पढ़ना है, तो मुझे फिजिक्स ज्यादा पढ़ना होता था, रोटेशनल मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, तो वो टीचर भेज देते थे कि आज उस बच्चे को दिक्कत है, एक टीचर ही आ जाता था पर्सनल। वो कोटा में ऐसा माहौल है। तो वहां पे क्या होता था, हम लोगों की आदत हो गई थी, मेरी खासकर और मेरा एक और दोस्त, हम 2-3 लोग साथ में तैयारी करते थे। और जब भी ऐसे अच्छा ग्रुप बन जाता है ना, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑलवेज प्रिपरेशन की मेरी जो फीलिंग है कि 2-3 लोग अच्छे लोग हों साथ में। अच्छा, अगर बुरे हुए
तो उतने ही नहीं होने के चांसेस भी उतने ही तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो अगर 2-3 अच्छे लोग हैं ना, तो क्या होता था कि टेस्ट में कंपटीशन बहुत हाई रहता था। राइट, टेस्ट में कंपटीशन बहुत हाई रहता था कि इसका इस बार ज्यादा ना आ जाए। जैसे मैं तो जेई की तैयारी करता था, तो हमारे 360 में से तो 200 में तो टॉपर हो जाता है। हमारे यहाँ 67 बच्चे नहीं होते थे AR1, ना हमारे यहाँ ग्रेस मार्क्स मिलता है। ठीक है, 200 में तो टॉप हो जाते थे, उस समय तो और डिफिकल्ट था। तो चाय पीने की आदत बहुत बुरी लग गई थी। 1 घंटा किया, और किसी ने मुझे, उस समय किसी टीचर ने तो पोमोडोर टेक्निक बताया था। मेरा कंसंट्रेशन बहुत नहीं लगता था, पढ़ने में शार्प था बट बहुत कम कम पढ़ता था, और बदमाश प्रॉपर था खूब। मतलब हर हॉस्टल की हर रूम की एसी खराब किया मैंने, ध्यान रखना, मतलब SRG में होते हुए ध्यान रखो। ठीक है, तो जाता था, पेन वेन घुसा के आ गया, कुछ कर दिया, देखता था कि इसके बाद क्या ये लोग करते हैं। वो देखने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी, निकाल सकते नहीं थे, उनको रैंक की पड़ी थी। तो जैसे पोमोडो टेक्निक में 25 मिनट, फिर 5 मिनट गैप, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट गैप, ऐसे पढ़ना होता है। और इस तरह पढ़ोगे तो देखोगे मतलब नॉर्मल से आप ज्यादा पढ़ जाते हो, नॉर्मल से ज्यादा कंसंट्रेशन बनता है, और एफिशिएंसी ओवरऑल बहुत ज्यादा होगी। तो मैं 7 घंटे 8 घंटे का स्ट्रेच ऐसे बनाने लगा था एग्जाम के पास पास तक। उससे ज्यादा बनता नहीं है, वो जो बोलते हैं ना 12 घंटे 15 घंटे, वो फर्जी बात है। तो 8 घंटे जब मैं पढ़ता था, तो मैंने पोमोडोर को बढ़ा बढ़ा के 1 घंटे किया था, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे लेता था। 1 घंटे किया, 5 मिनट के ब्रेक में चाय पीने चला गया। मैं जाता था 4-5 को और ले जाता था, फिर वहां 5 मिनट में डिस्कस किया, तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा कितना हो गया। अब जिसका कम होता था उसको फिर होता था कि इस वाले में मेरे को ज्यादा करना है, ठीक है ना, इस घंटे में। और हमें ये होता था कि आज हमें 3 चैप्टर करना है, तो करना है एनी हाउ। 4-5 लोग थे, एक ही फ्लोर पे रहते थे, एक ही जगह एक ही साथ रहना होता था। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते थे कि आज काइनेमेटिक्स, आज मोल कॉन्सेप्ट, और आज एक मैथ्स में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, करके ही सोना है। उससे पहले तुम सोते ही नहीं थे, भले वो 19 घंटे क्यों ना लग जाए, 18 घंटे क्यों ना लग जाए। मैं 5-7 घंटे उसकी बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की। तो पहले तो ग्रुप में बैठ के ये डिसाइड किया कि यार आज ये करना है, और करने के बाद 3 घंटे का टेस्ट दे देंगे। टेस्ट देने से आइडिया लग जाता था कि कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। तो पहले 6 घंटे, 6-6.5 घंटे में पूरा उसको रिवीजन किया, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। 1-1 घंटे में खूब चाय पीते थे हम लोग, है ना, ऐसा मतलब ये होठ काले पड़ने लगे थे। और घर वाले को कुछ और शक होने लगा था, क्योंकि मैं ठहरा बदमाश, और होठ काला पड़ना मतलब सिगरेट पीने की निशानी होती है। ठीक है, तो उन लोगों को कुछ और शक हो रहा था, बट मैं सीधा साधा इंसान हूं। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हॉस्टल में बार बार पूछते थे कि मुझे इसके रूम का CCTV कैमरा का एक्सेस चाहिए, कि ये कुछ तो कर रहा है अंदर गड़बड़। तो खैर वो हुआ, टाइम निकला। पहली बार जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो बहुत सीरियस मैं कभी होता नहीं हूँ एग्जाम को लेके। है एग्जाम है, दे देंगे, क्या दिक्कत है, नहीं होगा नहीं होगा, क्या बात है, वैसे इसमें कोई गड़बड़ी थोड़ी है, नहीं तो हुआ है। तो पहली बार मैं पेपर दिया, तो NIT मेरा क्वालिफाई हो गया। मुझे अच्छा NIT मिल रहा था, मतलब टॉप टॉप 5 NIT में से एक मिल रहा था। और फिर मैं अगेन वही मस्ती मजाक वाला आदमी, उस साल IIT एडवांस मेरा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा था। मेंस मतलब उस समय AI होता था, मैं IEEE की तैयारी कर रहा था, मैं IIT की तैयारी नहीं कर रहा था। मेरा IIT हो गया, NIT मिल गया। किसी भैया से मैं मिल लिया, यही गड़बड़ हुई मेरी जिंदगी में। अब भैया दीदी से जितना दूर रहोगे ना, उतना भला होगा, वरना फिर वो वीडियो देख लोगे कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज, और फिर तुम्हारा 30 साल में नहीं होगा फिर वो। तो भैया से मैं मिल लिया, और भैया ने बोल दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा यार, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें IIT करना चाहिए। क्या NIT करके क्या करोगे, प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है, तुम IIT करो, अगले साल एक ड्रॉप ले लो। और मैंने अच्छा भला NIT छोड़ दिया। ठीक है, और मैं तैयारी करने चला गया फिर से SRG बैच में। उनको लगा ये NIT निकाल चुका है, IIT तो निकाल ही लेगा। और मैं अगले साल बहुत लाइटली ले लिया, क्योंकि मुझे था कि यार कुछ नहीं होगा, NIT तो मिल ही जाएगा। तो बहुत कम पढ़ा, और कम पढ़ने के साथ साथ कोटा में बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शन भी हैं, और मैं थोड़ा उधर बह गया। अब बह गया तो वही आपके टीनेजर की जो बीमारी होती है, कोई लड़की अच्छी लग गई, नॉर्मल चीज है, तो हमें भी अच्छी लग गई थी। फिर वो क्या है, विधि का विधान है, ठीक है ना, होता है। और मैं अब देखो, मैं जो कोटा स्टोरी की जो कहानियां है ना, वो कोटा में हर साल हजारों बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो पढ़ने के साथ साथ मैं अब दूसरा काम स्टार्ट किया था, पढ़ाना। और मैं खूब पढ़ाता था, इसीलिए मैं आज मास्टर हूं, अदरवाइज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा कर रहा होता। तो मैं खूब पढ़ाया। उस साल क्या हुआ कि जो NIT मुझे मिल रहा था, उससे नीचे वाला NIT मिल रहा है अगले साल।
मेरा आईटी तो दूर दूर तक हुआ नहीं, एनआईटी मिला। अब एनआईटी मिल रहा था वो वाले जो ईस्ट के एनआईटीज नहीं है, मतलब अगरतला, उधर हमीरपुर, ये वैसे एनआईटीज अच्छे एनआईटीज हैं, बट वो लोकेशन वाइज। तो जब मैं कर रहा था 2012-13 में, तो उस समय क्या होता था, जो बिहार यूपी के लोग हैं, जब आप अगरतला साइड जाते थे तो वो लाइक नहीं करते थे। जैसे आज होता ना मुंबई में, आप सुनते हो कि बिहारी को भगाते हैं वहां से, या आसाम में देखते हो आप। उस समय अगरतला में, साउथ में, इधर बहुत हेटरेट था, पता नहीं क्यों बिहार यूपी को लेके। घर वालों ने बोला कि भाई तुम्हें उधर नहीं जाना है, और ड्रॉप में कर नहीं सकता था, क्योंकि घर वालों को देखो, घर वाले तो हमारे पिताजी है ना वो, तो हमारे पिताजी हमसे तो कहीं बहुत बेहतर तेज होंगे दिमाग में, और हमें बड़े अच्छे समझते होंगे, तो समझ तो गए थे, ठीक है। और उधर उधर सेकंड पार्टी में क्या चल रहा है कि उधर एनआईटी हो गया, अच्छा एनआईटी हो गया उधर पढ़ाने के बाद। अब क्या हुआ, उधर एनआईटी हो गया, तो मैं सोच रहा था वही एनआईटी में चला जाऊं, ठीक है। लेकिन क्या था, रैंक का डिफरेंस था। तो रैंक के डिफरेंस में दो अलग अलग एनआईटी में आप, मतलब एक नहीं हो सकते, रैंक सेम होना पड़ेगा लगभग। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा नहीं था, 2,500-3,000 का गैप था। तो तो क्या हुआ कि 2,500-3, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, मेरे घर वाले उधर अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, अगर कुछ आगे लाइफ में देखना है तो फिर एक कॉलेज होना जरूरी है, राइट। तो बस भाई बस, तो मैं आपको अपनी जिंदगी की घटना बताता हूं। तो ये होना जरूरी है, बट एक बात और बता दूं, अगर लड़के सक्सेसफुल हो जाएं, तो जो अगर बेरोजगार लड़की है ना तो शादी कर लेंगे, लेकिन अगर लड़की सक्सेसफुल हो गई ना, वो नहीं कर। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। और अच्छी बात भी है यार, अच्छी बात भी है, करनी चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। देखो, अगर लड़की डॉक्टर बन गई, ध्यान रखना भाई, वो फिर या तो आईएएस या आईपीएस, उससे ऊपर ही, इधर कुछ नहीं होगा फिर तुम्हारा, ध्यान रखना। लड़कों के लिए एक जनहित में जारी है। तो हाँ सुनो, तो मेरा क्या हुआ, उस समय कॉलेज तो सेम हुआ नहीं, तो मैं अपना, फिर मैंने सोचा कि भाई ठीक है, फिर वो मेरा काम उतना ही था कि मुझे पढ़ाना था बस। फिर मैं अपना बीटेक यहाँ से किया, जहाँ मेरे घर वाले रहते थे। तो एक और बता दूं, बिहार यूपी में मेरे घर वाले क्यों डरते थे, जब मैं रहता था मोतिहारी, मोतिहारी जगह आप लोग जानते हो, मेरा घर है वहीं मोतिहारी में। तो जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना, तो मेरा जो गली है, उस गली से एक बच्चे का किडनैपिंग हो चुका था, और यस उसी टाइम पे। तो क्या हुआ, 2003-4 की बात है, जब मैं 3rd-4th क्लास में पढ़ता था, ठीक है। तो मतलब 10 घर छोड़ के 11वां घर में से कोई एक बच्चे को उठा ले गया उन लोगों ने। अब सेकंड जो अच्छा घर है उस गली में, वो मेरा ही है। 2 मंजिल का घर जो है ना, वही मेरा ही था फिर उस गली में। उसका 3 मंजिल का था, तो पहले गया वो, देखे ना। उसके बाद हम जाते, तो क्या हुआ, एक दिन रातों रात, अब उस समय तीसरे चौथे क्लास में आपको वो नहीं होता है, तो क्या हुआ, रातों रात हुआ, बारिश हो रही थी मुझे याद है। पापा ने किसी को फोन किया कि गाड़ी लेके आइए, हमें कहीं चलना है। ड्राइवर को नहीं बता रहे कि कहाँ जाना है, कहीं चलना है। फिर रात में ड्राइव करते हुए, गाड़ी का लाइट ऑफ करके निकल के हम रांची पहुंचे, किसी किसी रास्ते से, ठीक है। और रांची में मुझे हॉस्टल में डाल दिया बीच सेशन में। मुझे स्कूल का नाम नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम किसी को बताओगे नहीं कि तुम जा भी रहे हो। और रांची में एक स्कूल है, सेंट बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल, सुना है आपने? ये वन ऑफ 10 टॉप 10 स्कूल्स में अभी भी इंडिया में आता है। तो मुझे रांची में एज इट इज ले जाकर उठा के डाल दिया गया, सोते हुए बच्चों को। मैं सुबह उठा, नींद खुली तो मैं हॉस्टल में था। रात भर तो मैं ट्रेवल किया हूं उसमें, टैक्सी में। तो ये डर हमेशा रहा है। तो वही डर था उस समय भी, एनआईटी और उस समय जाने में। तो अगर साउथ उधर नहीं जाते हैं, तो वो वाला एनआईटी में मैं जा नहीं रहा था, दूसरा कोई और आ नहीं रहा था उस वाले एनआईटी में, तो मेरा और मोटिवेशन खत्म हो गया। तो मैं अब किया कि मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से अपना अपना जर्नी करता हूँ। तो फिर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। एक एनआईटी से ही, एनआईटी की रैंक से ही मिलती है, एक बहुत अच्छा कॉलेज है जेपी, इफ यू वांट, इफ यू नो, प्राइवेट के धीरू भाई अंबानी का एक कॉलेज है, बहुत टफ कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। उसी तरह जेपी का कॉलेज है। तो उनमें से जो टॉप एनआईटी की रैंक से मिल रहा था वो मैंने ले लिया, और मुझे करना था कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, मैंने ले लिया। फिर एक भैया मिले, उन्होंने बताया कि देखो तुमने एडमिशन तो ले लिया है, बहुत अच्छा तुम्हारा वो है,
और दिमाग शार्प था तो कोई भी आके ज्ञान दे देता है, और ज्ञान लेना नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान लेना नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी वो है बात। अपने टीचर से बात करो, जिसने 10-12 साल से बच्चों को देखा है किधर जा रहा है वो। तो मैंने फिर वहां ज्ञान लिया कि नहीं नहीं, कंप्यूटर साइंस तो कर रहे हैं लेकिन इसमें प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। फिर हुआ कि आप अपना सीजीपी अच्छा बना के रखो, लेकिन पार्ट टाइम में कुछ करते रहो। और एक फिर मिडिल क्लास फैमिली में कुछ हादसे होते रहते हैं, हर 3-4 साल में हादसे होते रहते हैं पैसे को लेके। वैसे ही कुछ एक हादसा हुआ कि फिर अचानक से हुआ कि पैसे खत्म। अब या तो आप अपने से पढ़ लो, या तो भाई अब ड्रॉप लेना पड़ेगा, या कुछ और देखना पड़ेगा। तो वो ये आया था घर वालों की तरफ से, एसएससी की तैयारी कर लो। अब मैं समझ गया था कि अब दोबारा पढ़ाना नहीं है मुझे किसी को, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं बीटेक करता हूँ। तो सेकेंड ईयर में मेरे पास ये आया था कि आप छोड़ दो बीटेक करना, क्योंकि पैसे नहीं थे घर वालों को और जेपी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हम, तो जेपी का फी हाई है। तो हुआ यूं कि हम लोग, मैंने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे को आता है सब्जेक्ट, जब मैंने सिलेक्शन करवाया है तो मैं शायद अब पढ़ाऊंगा तो शायद और भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैं वहां के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में गया, वहां मैंने बता दिया कि देखो मेरा 2 बार क्वालिफाइड है, आप चाहो तो मुझे, आप किसी और टीचर को रखोगे, हाई पैसे दोगे, उतना काम मैं करके दे दूंगा कम घंटे में, तो तुम मुझे रख लो। तो उन्होंने पहले एक आध दिन तो ठीक है, बच्चा है जोश जोश में आ जाता है, उन्होंने कहा एक काम करो, आउट इसमें डाउट बताओ बच्चों को। फिर डाउट बताया तो बच्चों को अच्छा लगने लगा, सर से समझ आ रहा है डाउट, वो तो ये बताए ही नहीं थे। फिर ये हुआ कि, और हमेशा से ये रहा है, जब आप टॉप करते हो एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हो ना, तो आपको आदत हो जाती है कि एग्जाम के टू द पॉइंट पढ़ने की, है ना। क्या होता है सब्जेक्ट में आप बहुत हल्की हल्की चीजें पढ़ते रहो, पता लगे एग्जाम में कुछ और आ गया। इससे बेटर है कि आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लो कि भाई एग्जाम में टफ आएगा और वही पढ़ो, उसी को 2 बार पढ़ लो तो आ जाता है। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, वहां पे एक टॉपर्स नोएडा करके एक इंस्टीट्यूट थी। 10 से 5 मैं स्कूल करता था, मतलब कॉलेज, और 5 बजे मैं निकल जाता था, मतलब किसी कोई दोस्त पहुंचा देता था, कभी कुछ करके मैं पहुंच जाता था। आधे घंटे लगते थे, 5:30 में टॉपर्स में होता था। 5:45 से मेरी क्लास लगती थी वहां पे, रात के 9:30 तक लगातार, नो गैप, 5 मिनट्स गैप भी नहीं था। इधर बेल बजता था, निकलो उस वाली क्लास में घुसो, फिर बेल बजता था, फिर निकलो उस वाली, 3 क्लास लेता था मैं, 1 सवा घंटे की। तो फिर लिया 9:30 तक, 9:45 तक छोड़ता था, क्योंकि 10 बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। तो 10 और हॉस्टल का गेट बंद हुआ तो आपको फाइन देना पड़ता है 2,000 रुपए, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है, प्रॉपर कॉलेज है मतलब, और आईआईटी का करिकुलम फॉलो होता है, इट्स बेसिकली आईआईटी ओनली। तो मैं 10 बजे तक किसी तरह पहुंचता था, गार्ड वार्ड को 10-20 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, घुस गया अंदर। उसके बाद फिर रात में तैयारी करता था कि अगले दिन क्या पढ़ाना है। तो 1-1 बजे तक डिनर वनर किया, 1 बजे तक, फिर 1-1:30 बजे तक किया। फिर सुबह सोना पड़ता था, क्योंकि आपको 9 बजे वापस जाना है कॉलेज, ठीक है। तो ये पूरा रूटीन चला है लगभग 3 साल तक। और वो जो 3 साल का रूटीन है टू अर्न ब्रेड बटर, वो ये था कि अगर मैं करूंगा तो मैं कॉलेज कर पाऊंगा, नहीं करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये हुआ कि चलो पढ़ाते सीख गए पढ़ाना उसी समय कॉलेज में ही। और कॉलेज में उस समय अनअकैडमी नया नया अभी लॉन्च हुआ था, ऑनलाइन जो है ना, नया नया अभी लॉन्च हुआ था। तो उन्होंने फोन किया कि सर आप एक काम करो, कॉलेज में हो, पार्ट टाइम कर लो। तो मैं सुबह, मेरे को 9 से 10 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता था, 9 से 10 का 1 घंटा का टाइम मिलता था। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, 9 बजे तो सब लोग निकल ही जाते हैं लंच ब्रेकफास्ट करने, तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, मैं 9 से 10 में एक काम करता हूँ, पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा रूममेट चला जाता था लंच ब्रेकफास्ट करने, तो मेरे पास खाली रूम होता था। तो खाली रूम में लैपटॉप था, इंटरनेट, वो उस समय डोंगल आता था एयरटेल का, वो 1699 का पैक डलता था, 30 GB मिलता था पूरा, ठीक ना। तो डोंगल लगा के 1 GB में एक क्लास हो जाती थी, 30 दिन में 30 GB का क्लास हो जाता था उसमें। और उसमें पैसे मिलते थे हम लोग को, मतलब एक क्लास हुआ तो मैं ज्वाइन किया था 18-19 हज़ार रुपए पे मंथली। 1 घंटे पढ़ाना है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 20 हज़ार रुपए ले लो, कॉलेज में बहुत होता है। तो मैंने पढ़ाया, 2-3 क्लास के बाद उनके बच्चे और डिमांड करने लगे, होता है ना, एक बैच में पढ़ाओ, फिर दूसरे बैच वाले को पता लगता है, फिर तीसरे बैच वाले को पता लगता है, ठीक है। तो मेरे पास आया कि सर बहुत वो आ गई, आपकी डिमांड आ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1 महीने में मेरी पेमेंट बढ़ा के 60,000 रुपए कर दी। मेरे लिए ये था कि भाई बहुत है, अब तो इतना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है ना। भाई फ्रेशर की इतनी होती है, 12 लाख रुपए सैलरी होती है फ्रेशर की, कट हैंड टैक्स वैक्स कट कटा के आपको 70-80 हज़ार मिलते हैं, मैक्सिमम 80 हज़ार रुपए मिलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। मेरे को लगा भाई 4th ईयर में मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने
और घंटे दिए तो और बढ़ा दिया उन्होंने, और मैं कॉलेज में इतना कमाने लगा था जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को से ज्यादा कमाने लगा था। और मेरा इंटरेस्ट जग गया फिर, यार अब पढ़ाते हैं, अब छोड़ दो ये सब। लेकिन घर वालों को दिखाना था ना कि भाई मैंने बीटेक की है, आपका पैसा लगाया है, आपका पैसा लगाया है तो भाई जॉब भी ली है, ऐसा ना लगे कि हाँ इसका कुछ नहीं हुआ तो इसने टीचिंग उठा लिया। तो मैं कोडिंग भी अच्छा करता था, उसमें प्रोग्रामिंग होता है, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग करना पड़ता है। तो कोडिंग वोडिंग करके एक कंपनी है बहुत अच्छी है, अगर आप जानते हो तो, डिलॉइट नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा। इंडिया की टॉप 3 कंसल्टिंग कंपनी में से एक कंपनी है डिलॉइट। ठीक है, 0 डे पे कॉलेज प्लेसमेंट में कंपनीज आनी स्टार्ट होती है। 0 डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे 100 दिन तक कंपनीज आती हैं। और स्टूडेंट्स को बैठना होता है, अगर वो अच्छा लगे तो आपको ले जाएंगे पिक करके, आपका नॉलेज राउंड होता है वगैरह वगैरह। 0 डे पे बाई लक और बाई टैलेंट पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत सीरियस नहीं लेता चीजों को, मेहनत करो, जो होगा वो होके रहेगा, और अगर किस्मत में नहीं है तो नहीं भी होगा, बट आप ऑनेस्ट हो, गॉड हैज अ प्लान, बिलीव इट। विराट कोहली ने भी ये स्टेटमेंट बोला था एक दिन पहले, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। अगर आप अपना प्लान उसमें डालोगे ना, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। ट्रस्ट द प्लान ऑफ द गॉड। अगर भगवान ने आप बिठाया है, इसका मतलब वो चाहता है आप मेहनत करो। ठीक है, आप मेहनत करो और कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड अच्छा होगा। जरूरी नहीं हो कि आपके लिए शायद मेडिकल प्रोफेशन, मैं कह रहा हूं ना, उसमें 200 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से 100 का ही सिलेक्शन होगा, 100 का नहीं होगा, लेकिन 100 बुरे हो जाएंगे, ये गलत है। 100 अच्छे जरूर करेंगे लाइफ में। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड। ठीक है, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने निकला था, और मैं कहां से कहां पहुंच गया, और आज मैं लगभग 12-15 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना महीने के कमाते होंगे उतना मैं एक महीने का मैं कमा लेता हूं, एक साथ। राइट, 12-15 का जोड़ लो एक बार, आई अर्न इन अ मंथ। राइट, तो रीजन, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू एंड गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। राइट, ट्रस्ट द प्लान ऑफ द गॉड। मेहनत करना पड़ेगा जी तोड़। ठीक है, और हमेशा लाइफ कभी यहां रखेगी आपको और कभी तो यहां ले आएगी बुरी तरह। ठीक है, अब सोचो, मेरे पास भी रोने के लिए बहुत ऑप्शंस थे कि यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, यार क्या करूंगा मैं, अब तो मैं छोड़ देता हूं। मेरे पास कहने के लिए, सिंपैथी के लिए कार्ड था मेरे पास, कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करूं। बट यू हैव टू स्टैंड अप दैट टाइम खुद के लिए। ठीक है, और जो आप लोग कहते हो ना कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगी, ये सब फर्जी बातें। राइट, मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, और मैंने एक वीडियो भी किया इसके ऊपर, अगर एक मां अपने बेटे के बिना रह सकती है तो आप भी रह सकते हो। बड़ी सिंपल। ठीक है, उससे गहरा रिश्ता कहीं नहीं है। और दूसरी चीज, आप लोग कि लाइफ बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, ये कि कई बार ना तैयारी करते करते लगेगा अब छूट गया मेरे हाथ से, या फिर बहुत बैकलॉग हो गया, या फिर शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मैं देखूंगा बीडीएस या बीएएमएस। लास्ट तक जो लगा रहेगा ना उसका सिलेक्शन होता ही है, ये भी ध्यान रखना। मैंने बहुत सीरियस स्टूडेंट को लास्ट तक कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करके ना सिलेक्ट होते हुए नहीं देखा है, सिलेक्शन हो जाता है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, पूरे साल भर में आके मिलेंगे वो आपसे, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और मेरे एग्जाम्पल्स वैसे ही निकलेंगे कि उसका कुछ नहीं था, उसके गांव का पहला डॉक्टर, पहला इंजीनियर, या डिप्रेस है, अचानक से उसने मेडिकल की तैयारी की, 2-3 साल मेहनत किया, हो गया। मैं उस चीज में बिलीव करता हूं, टैलेंट आगे नहीं आना चाहिए, हार्डवर्क को आगे आना चाहिए। क्योंकि हार्डवर्क क्या है ना, वो भूख है। जब आप वो हार्डवर्किंग डॉक्टर बनोगे ना, मुझे पता है कि आगे जाके अच्छा इलाज होगा। मैं क्यों मेडिकल पढ़ा, पहले मैं आईआईटी नहीं पढ़ाता, आईआईटी पढ़ाता था, आपको बता दूं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जब मैं आया था तो मैं आईआईटी पढ़ाता था, फिर मैं मेडिकल पढ़ाना स्टार्ट किया। उसका भी एक लॉजिक है, उसका रीजन है। मेरी जस्ट मेरे से बड़ी सिस्टर, 2021 की बात है, जब कोविड थोड़ा डाउन हुआ था, शी वॉज प्रेग्नेंट। और मोतिहारी में हमारे डॉक्टर्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर वो हेल्दी इंसान को मार न डाले ना, तो फिर डॉक्टर किस बात के। वो प्रेग्नेंट थी, उनको बहुत अच्छा, हम लोग हंस खेल के बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रिपोर्ट सारे अच्छे हैं। हमने एडमिट कराया फॉर द लेबर पेन, जब हुआ तो हमने एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद ऑपरेशन में कुछ तो उन्होंने किया, क्या पता नहीं क्या किया, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, दवाई नॉर्मल, सब कुछ अच्छा,
कुछ तो डिलीवरी में उन्होंने गड़बड़ किया एंड वी लॉस्ट हर इन वन डे। मेरा मतलब ब्रेन हिल गया अचानक से कि हुआ क्या, सब कुछ अच्छा चलता लाइफ अचानक से फिर पीछे हो गए। जब आपके घर से कोई निकलता होगा, अपने गांव से कोई निकलता है तो दुख लगता है, मोहल्ले से कोई निकल जाता है तो दुख होता है, घर से निकलता है तो आदमी शैटर्ड हो जाता है, ये हुआ क्या। ठीक है, उस समय मैं उसमें था, आई वॉज टीचिंग फॉर एन अकेडमी एट दैट टाइम, राइट। और मुझे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या, होगा क्या। और मैंने पूरी कोशिश की। क्या हुआ, जब वो सीरियस हो गया इवेंट, तो अब बहुत सारे डॉक्टर्स तो हम जानते ही हैं, हम पटना से डॉक्टर्स भेजे और फिर वहां पटना भी लाया गया, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। कुछ तो उन्होंने गलत वो होता है ना, कई सारे नर्व्स होते हैं, तो उन्होंने गलत कैंची से गलत चीज काट दिया। अब वो ब्लड रुका नहीं, ब्लड फ्लो होने की वजह से वीकनेस, और उस चीज उस समय पे वीकनेस होना इज लाइक डेथ। अब डॉक्टर्स हो तो आपसे मैं शेयर कर पा रहा हूं। तो ये बड़ी उस समय दिमाग हिला कि भाई हुआ क्या ये। और फिर हुआ कि अब नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं तो इस समय उस समय ऐसे स्टेट में आ गया था कि मैं करूं क्या। और क्योंकि जब आप अपने आप, जब आप हेल्पलेस हो जाते हो ना, तो लगता है कि अब शायद मुझे काम नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्यों कर रहा हूँ या किस मकसद के लिए कर रहा हूँ, राइट। फिर एक वही हुआ, सोचा बहुत सारा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं उस समय ऐसे होता है ना निर्वाणा स्टेट, अब छोड़ देता हूँ, लाइफ विल बी लाइक दिस ओनली, आराम से रहूंगा, जितने पैसे है उसी से गुजारा कर लूंगा, समथिंग लाइक दैट। फिर हुआ 3-4 दिन 5 दिन, और उस समय आपका नीट 2022 का एग्जाम आ रहा था, 21 जस्ट लास्ट हुआ था, 22 का एग्जाम आने वाला था। फिर मैंने सोचा कि या तो फिर छोड़ दूं, या तो फिर एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनाऊं अगले 10 साल में, जो आगे आने वाले ऐसे 1000 प्रॉब्लम्स को हटा दें देश देश से, या फिर आगे आने वाली 1000 फैमिलीज बच जाएं। तो उस समय आप वीडियोस देख के देखना कि मैं 2 दिन के लिए बस गया हूं फॉर द लास्ट थिंग्स, वो जो लास्ट टाइम में करते हैं उनके लिए, बस 2 दिन के लिए। तीसरे दिन मैं सोचा कि मैं घर पे रहूंगा तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, तो लेट्स गो बैक। तो मैं वापस गया ड्राइव करके कोटा। मैंने टैक्सी को बुलाया, मैंने कहा नहीं, ट्रेन व्रेन और फ्लाइट का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नहीं रह सकते। फिर मैं वापस कोटा गया, उसमें कोटा रहता था, और मैंने बोली कि मुझे नीट का क्लास लेना है आज से। एंड फ्रॉम दैट डे ओनली आई चेंज द डिसीजन कि मुझे अब आईआईटी नहीं पढ़ाना, हो गया, जितने आईआईटी बनने थे बन गए, फिर मुझे नीट पढ़ाना है। तो मैं नीट पढ़ाना स्टार्ट किया, और सोचो पता नहीं कुछ तो नीट वाले बच्चों को बहुत अच्छा लग गया। और मैं हाईएस्ट लाइव लर्निंग वाला टीचर था उस समय। पीडब्ल्यू वगैरह आज बहुत अच्छे कर रहे हैं, रेस्पेक्ट देम फॉर दैट, बट उस समय वो कहीं नहीं थे। वी वर लीडिंग, मतलब मैं पढ़ाता था, गरिमा गोयल को जानते हो, सुने होगे आपने, गौरव गुप्ता सर को सुना होगा। तो हम तीनों की टीम थी एक, तो उस समय के लिए, तो वहां से पता नहीं क्या अच्छा लगा, मुझे समझ नहीं आया। मैं सुबह 6 बजे आता था, जस्ट टू अवॉइड माई डिप्रेशन। मैं सुबह जगना स्टार्ट किया था, सुबह 6 बजे में आया, और आप देखोगे उस समय मेरे बाल वाल नहीं है वहां पे। आई वॉज जस्ट टीचिंग, मुझे, मैं कमेंट नहीं देखता था, मुझे कुछ नहीं देखना होता था, ना मैं सोशल मीडिया खोलता था। मुझे बस ये चाहिए कि मुझे 5 घंटे क्लास में रहने हैं। तो मैं सुबह 6 बजे से 11 बजे तक पढ़ाता था लगातार, एंड एक दिन के लिए नहीं। अभी आपको लगता है कि मैं बैक टू बैक 24 घंटे पढ़ा देते हैं महान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बैक टू बैक ऐसे 2 महीने तक लगातार पढ़ाया है, लगातार, ठीक है। और मानो आप इतने डॉक्टर्स बने उस साल, फिर जाके तसल्ली मिली कि चलो अच्छा कर रहा है लाइफ में। फिर अब ठीक है, अब जो जो सिस्टर हैं जो अभी हमारे साथ नहीं है, उनका जो बेबी हुआ था वो भी हमारे साथ ही है, दैट्स गुड। अभी खेलता रहता है, अभी स्कूल जाता है, आज उसका पहला दिन था स्कूल का। तो अभी वो जा रहा है प्ले स्कूल में, अभी से जा, अभी 3 साल का हुआ है, बस 3 years ओनली। हमारे साथ ही रहता है, और उसके फादर हैं, बट उनकी अपनी अपनी लाइफ है। तो हमने हमने उस बच्चे को अपने पास रखा है जस्ट टू, कि कोई तो रहेगा, एक नाम के निशान पे होता है ना, तो उसलिए रहता है। और मेरे से वो बहुत क्लोज थी, आपसे जस्ट बड़ी बहन, या आपसे जस्ट बड़ा भाई, या जस्ट छोटा भाई, बहुत क्लोज होता है, ठीक है। तो वो बहुत कनेक्शन था। तो लाइफ में बता रहा हूं मैं आपको, आपके भी बहुत ऐसे ऐसे ना, जैसे नदी का तूफान आता है ना, साइन कर, वैसे ही बनेगा। कई बार आप ऐसे होंगे, कई बार लगेगा सब गया हाथ से, पर आपको पता है थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है 2-3 दिन का, थोड़ा शांत में जाना होता है। अगर आप मंदिर जाते हो मंदिर जाओ, मस्जिद जाते हो मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो गुरुद्वारा जाओ, बैठो, आपको कुछ एनर्जी समझ आएगा, कुछ पीस समझ आएगा वहां पे, ठीक है। अपने आप से जब बात करोगे ना वहां पे, देर विल बी सम थिंग्स टू हेल्प, देर विल बी सर्टेन थिंग्स टू हेल्प यू। जैसे यहाँ पटना में बड़ा अच्छा कल्चर है मंदिर मस्जिद का, हर जगह मतलब होता है, बाहर ये कम है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। और अगर आपको यहां से जाने के बाद कोई मंदिर रास्ते में मिलता है, ट्राई टू जस्ट
थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए ना 5 मिनट रुक जाओ वहां पे, चप्पल वप्पल उतार के, सैंडल में उतार के थोड़ा बैठ जाया करो। मस्जिद मिलता है, बैठ जाया करो। आप जहां भी मानते हो ना, बैठ जाया करो। इट्स ऑल द कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। एनर्जी है, आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, राइट? और एक बार आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाए ना, आपको सही डायरेक्शन ही मिलेगा लाइफ का। अभी हम भटक रहे हैं इधर उधर इधर उधर, होता है ना रैंडम एनर्जी, एंट्रोपी इतनी हाई है, उछल कूद मचा रहे हैं लाइफ में, हमें डायरेक्शन पता नहीं है। एक बार हमें डायरेक्शन पता लग गई तो हम सही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी। और वो पता है उन्हीं जगहों पे है जहां आप बिलीव करते हो, वो उन्हीं जगहों पे है। पता ना, जब आप थक जाओ तो वहां चले जाओ। जनरली यही होना चाहिए कि आप गुजर भी रहे हो ना, ट्राई मत। आप अगर मुझे देखोगे तो मैं जब यहां से जा रहा होता हूँ लास्ट क्लास लेके, तो मुझे एक मंदिर मिलती है यहाँ पे इनकम टैक्स के आगे, बहुत छोटा सा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है ना? तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ वहां। सब लोगों को लगता है कि यार ये क्यों रुक रहा है, राइट? क्योंकि जनरली बड़ी गाड़ी से लोग आते हैं निकल जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है। बट आप वहां पे उतरो और थोड़े से वहां आराम से बैठ जाओ, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए। यू विल गेट सम एनर्जी, जो आपको लगेगा कि हाँ अच्छे डायरेक्शन में अब मुझे यहां से काम करना है। और एक चीज, आपके एज में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, बहुत बहुत। आप लोग वोल्केनो है, एनर्जी भरा पड़ा है आपके अंदर, मैं भी था, इसी तरह था। बट उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो कराओ, अदरवाइज फिर वो डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी समय नहीं लगाएगा, ठीक है ना? वो एनर्जी है आपके अंदर, बट उसको बस सही डायरेक्शन में लगाना, ठीक है? डायरेक्शन की, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, आज मुझे 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। देखो, रोने के लिए मैं भी रो दूं कि सर कहां से लगाऊं, कैसे करूं? भाई 1000 सोर्स है, फोकस, बैठो, बुक किताबों की दुकान पे जाओ, वहां पे आपको एलन, आकाश, 1000 तरह की मॉडल मिल जाएगी। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि मेरा ही खरीदो, सब खरीद लो, मेहनत करो बस। मान लो आपने पढ़ा पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लगा जाओ यार, कितनी है? आकाश में 20 क्वेश्चन होगा, एलएन में 20 क्वेश्चन होगा, पीडब्ल्यू में 10 क्वेश्चन होगा, वेदांतु के 50 क्वेश्चन होंगे, कर लो, 100 क्वेश्चन हो गए, राइट? आप लोग स्कार्सिटी, आपके पास चीजें हैं, मैं कह रहा हूं ना, भगवान आपको एक जगह लाके रख दिया। अब आप इसके आगे तो आप सोचोगे, ऊपर वाले ने आपको दे दिया ना सही जगह, अब इसके आगे तो आप सोचो, ठीक है? आपने पढ़ा कोई आईयूपीएससी, अब आईयूपीएससी प्रैक्टिस होना चाहिए, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली फॉर बायो, आपको लगता है हम खुद करेंगे, सर जब कराएंगे तो करेंगे, डोंट एवर डिपेंड। सिलेक्शन वाला स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड नहीं होता है कभी भी, टीचर बस एक सपोर्ट सिस्टम है, राइट? वो आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए कॉज आपके पास है यार। आप सोचो, कोई हम अंबानी के घर से तो आए नहीं है, कोई ऐसा बहुत पैसा तो है नहीं घर पे, पैसे की तंगी होगी। और मैं बता रहा हूं, आप ऑफलाइन में आए हो, कोई अपने सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं दिया है पेरेंट्स, सब पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दिया है, ये भी मैं जानता हूं। कोई इधर से लेके, कोई उधर से लेके, कोई पहले का कोई काम के लिए पैसा रखा हुआ है उसके लिए। जब मैं कोटा जा रहा था तो घर बनाने के लिए पैसा रखा हुआ था, वो वाला पैसा मैं लेके गया था। या फिर वो दीदी की शादी के लिए कोई पैसा होगा, वो वाला आप लेके आए होगे। मतलब कहीं ना कहीं किसी और हक का पैसा आप लोग यहाँ लेके बैठे हो, उसको अदा करना है बस, है ना? आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, प्रॉपर सही डायरेक्शन में, है ना? और अपने आप को ना 2-3 चीजें लिख दो कि यार ये बाउंड्री है, इसके आगे नहीं जाऊंगा मैं। बाउंड्री ये है कि मुझे 100 क्वेश्चन करने ही है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। बाउंड्री ये है कि मुझे हर दिन किसी भी तरह करके सेल्फ स्टडी और रिवीजन करना ही करना है, क्लास आना ही आना है। ये 2-3 चीजें होनी चाहिए, बाउंड्री है। फिर उसके चाहे कितना मर्जी कर लो, फिर आप शैतान रहो, कोई तो दिक्कत नहीं है। मैं एक स्टूडेंट रहा हूं और मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट रहा हूं, तो इसलिए मैं ये सब बता पा रहा हूं आपको, ठीक है? कि मैं कैसे किया करता था, तब भी मेरे मार्क्स आते थे, ठीक है? तब, और मैं, आप सोचो ना, मैं कंप्यूटर साइंस में आईआईटी से जो हमारा हम फॉलो करते थे, 80% से पास होना रेयर होता है, मेरा 79% है। वहां भी मैंने अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग कर रहा था तो वो छोड़ दिया था। वहां वो रेयर कॉम्बो है कि कोई कोई 80%, भाई 60% 40% में बहुत बढ़िया माना जाता है। आई वॉट 79% था वहां पे कॉलेज में। उसके बाद डे 1 पे प्लेसमेंट भी लिया, डिलॉयट इस देश की सबसे बड़ी कंपनी, गूगल कर लेना, कंसल्टिंग की टॉप 3 कंपनी है, ठीक है? उसमें मैं नौकरी कर रहा था। आज मैं वहां, अगर मैं ऑफर, मेरे पास ऑफर पड़ा था, 6 महीने तक वो ऑफर पड़ा रहा, मैं उसके बाद रिजाइन कर दिया, ठीक है? क्योंकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आ गया था, मैं कोटा चला गया। उसके बाद कोटा में जनरली आप जाओगे तो पढ़ाने नहीं मिलता आपको, पहले आप डाउट फैकल्टी बनो, 2 साल टीचर्स के पीछे पीछे करो, फिर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। फर्स्ट डे फर्स्ट टीचर इन कोटा टू गेट द क्लास, बिना किसी उसके, पहली बार कॉलेज से पास आउट हुआ था, क्लास मिला था मुझे, और क्लास मिला था वो भी ऐसे टॉप बैचेस वाली क्लास, ठीक है?
फिर वहां पे जब वो हुआ, वहां पे मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता था। आप देखोगे आजकल जो ऑनलाइन चला है उससे पहले से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। 2019 में कोई ऑनलाइन सोच भी नहीं पाता था। कोविड में सबने सोचा है ऑनलाइन। 2019 में आप सर्च करना, मेरी वीडियोस मिल जाएंगी करियर पॉइंट पे। जब ऑनलाइन कोई होता भी नहीं था तब हम सोचते थे ऑनलाइन, और उसका रीजन यही था। बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो फिर उनको उनके उन तक पहुंचना था। और उस समय के सिलेक्टेड स्टूडेंट बहुत हैं, बहुत। और बस मैं आपके साथ रहूंगा पूरी जर्नी में। एक चीज लेकिन कॉमन रखनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। राइट। देखो जनरली क्या है, टीचर सुबह आएंगे, चले जाएंगे, 2 क्लास 3 क्लास से ज्यादा नहीं लेते हैं। मेरी हाईएस्ट क्लास लगती है, मैं सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ। इसके बाद देखोगे तो मैं यूट्यूब पे जाके भी 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ। मेहनत करने में मैं कहीं कसर नहीं छोड़ता। और एक बात विश्वास रखना, मेहनत करो, जिंदगी में वो हर चीज मिलेगी जो तुम सोचे भी नहीं होगे। हर चीज मिलेगी। तुम आप सोचो, मैं एक जहां पे मुझे कॉलेज की फीस देने में दिक्कत हो रही थी, कभी मैं सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि मर्सिडीज नाम की गाड़ी चला रहा हूँ, बट आई हैव। कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे पास गुड़गांव में बहुत बढ़िया सबसे अल्ट्रा लग्जरी घर होगा, बट आई हैव। इसका रीजन एक ही है, मेहनत, बहुत मेहनत। आप सोचो कि मतलब हम लोग, मैं खड़ा होता हूँ सुबह 8 बजे, रात के 11-12 बजे तक ऐसे ही मिलूंगा आपको फुल एनर्जी के साथ। और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या मेरा बैक पेन नहीं करता, मेरा कमर दर्द नहीं करता, मेरे पैर दर्द नहीं करते, सब होता है। समझाना पड़ेगा आपको, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये नहीं करूंगा ना तो फिर नुकसान है, फिर किस लिए आया हूं मैं। अगर मैंने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी जियो, खत्म हो जाएगा जिंदगी। दूसरी चीज, अगर आप डॉक्टर नहीं बनोगे तो आपका नुकसान नहीं है, आपके परिवार का नुकसान है। या आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए पढ़ रहे हो। मैं पहले लड़कियों की बात करता हूं। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे ना, मैं आपको बता देता हूं, मान लो अगर आपका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं होता है, थोड़ा मक्कारी कर लेते हो, नहीं पढ़ते हो, एक सिचुएशन लेते हैं, आप आगे जाके अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाओगे। हमारी समाज ऐसा है। आप किसी से नजर में मिला के अपनी बात नहीं रख पाओगे, हमारा समाज ऐसा है। when you will get married, situations will be tough, but if you have a job, if you are a doctor, if you are something, कुछ है आपके पास, situations will be entirely different। फिर लोग आपकी बात सुनते हैं। हमारा समाज ऐसा है, अगर आपके पास है, आपके ओहदे की इज्जत है। लड़कियों के लिए खास बात है। और लड़कों, अगर लड़कियां बन गई ना कुछ, तो तुम्हें नहीं पूछने वाली, उसका भुगत होगी मैं हूं। राइट। और तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन है, बहुत अच्छा लग्जरी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल। अगर स्ट्रगल नहीं चाहते हो बाद में, अब कर लो मेहनत। और नहीं तो फिर इनको तो थोड़ी बहुत इज्जत मिल भी जाती है, आपको तो कतई नहीं मिलेगी, दूर दूर तक नहीं मिलेगी। राइट। एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर बनना। ऑप्शन ही है नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। उसे 3 ही चीज करनी है, क्लास आना है, 6 घंटे पूरा सेल्फ स्टडी करना है, और फिर खूब सारे क्वेश्चन करने हैं। एंड डोंट एवर डिपेंड ऑन वन वन थिंग कि मैं क्लास आऊंगा, मुझे क्वेश्चन मिलेगा तब मैं करूंगा। कहीं नहीं होगा ऐसा, पूरे इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करते हैं। आपके पास ऑनलाइन का एक्सेस मिल गया होगा, कुछ लोगों को नहीं मिल गया होगा, कुछ लोग जो पहले आए उनको मिल गया होगा। धीरे धीरे वो असाइन होता है, मैनुअल करना पड़ता है। तो आपके पास एक ऐप है, शायद आप सुने भी नहीं होगे, और शायद आप ऐसे ही भी निकल जाओगे, नहीं पता सुना होगा। पेडागोजी ऐप है, उसके पास सारी किताबें वहां पे, ऑल बुक्स। आप एमटीजी खोजो, आप उस पर फिंगर टिप्स लो, आप उसका एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स लो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की किताब लो, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड की किताब लो, अरिहंत लो, ये लो, बला बला, सारी किताबें ऑथेंटिक वाली किताबें सारी हैं। मतलब वहां से आप आईयूपीएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, किसने रोका है। वहां से आप पीरियोडिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहां से आप बायो पढ़ो। ये अब मान लो अभी शुरुआत है, सिलेबस स्लो चलेगा, जैसे जैसे टाइम होगा धीरे धीरे आपको पेस में लाया जाएगा। शुरुआत का एक चैप्टर कर लो, बायोमोलिक्यूल कर लो यूट्यूब से देख के, एक चैप्टर तो आपका फिनिश रहेगा ना। एक कोई बायो में कर लो टॉपिक उठा के, एक कोई फिजिक्स में टॉपिक उठाएगा, सेमीकंडक्टर पढ़ लो, कोई एक छोटा टॉपिक तैयार तो कर लो। एटलीस्ट टेंशन तो फ्री रहेगा कि यार देखो 74 चैप्टर्स हैं, 73 हो गया। फिर अगले वीक में एक और छोटा चैप्टर निपटा दिया, यार अब 72 चैप्टर ही रहे, इधर से भी 2 निकल जाएगा तो 70 हो गए। आपको पूरे 70 चैप्टर्स ना ऐसे दिमाग में रटे होने चाहिए।
आपके पास नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं। अब पूछ लूं कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से, उसी में खराब हो जाओगे आप लोग, दिमाग आप लोग पता नहीं क्या पूछ ले आपसे। पूरे सिलेबस, आपको बता दूं एक और चीज, टोटल आपके पास कुछ आई थिंक 45 या 40 वीक्स हैं, और 40 सप्ताह और बचे हैं एग्जाम के लिए, राइट। 40 हफ्ते में आपको 74 चैप्टर करना है। अगर आप 3-4 चैप्टर खुद से नहीं करोगे तो लास्ट में पैनिक करोगे। यूट्यूब पे बहुत सारे प्री लेक्चर्स पढ़े हैं, हमारे ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट के, और सबके अच्छे हैं, रेस्पेक्ट एवरीवन, सबके अच्छे हैं, ये बात मान लीजिए। एक से नहीं समझ आ रहा है, वो भी पढ़ा वो भी पढ़ा, दो पढ़ लिया, दोनों का पढ़ के क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स तो खुद से कर सकते हैं, उतना ओवर डिपेंडेंट होने की जरूरत क्या है। उनके पेडागोजी से उठाए क्वेश्चन तो कर सकते हैं, तत्व मॉड्यूल मिल गया, उनके तो क्वेश्चन लगा सकते हो। पर जब हम ही कराएंगे तभी होगा, डिपेंडेंट डॉक्टर्स नहीं होते। आपको पता है क्या होगा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपके साथ, जब आप जाओगे तो वहां पे प्रोफेसर, हम लोग को ना बहुत याद करोगे वहां जाके, कि हम लोग ऐसे एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ा देते आपको, बाबू सोना करके, देखो इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। वहां पे आएंगे, 1 घंटे का लेक्चर होता है, आधे घंटे लेट आएंगे, 15 मिनट पढ़ाएंगे, 15 मिनट अटेंडेंस लेते हैं, उनका मेन काम अटेंडेंस लेना होता है। अगर आप एब्सेंट हो गए तो फेल कर देंगे, और सीधा बोलते हैं कि एक काम करो, मेडिसिन चैप्टर है, ये 5000 मेडिसिन कल मैं सुनूंगा सबसे, फीवर के 50 मेडिसिन दे देंगे, मलेरिया के 50 मेडिसिन दे, टाइफाइड के 50 मेडिसिन है, ऐसे ऐसे करके पूरी डिक्शनरी होती है उसकी दवाओं की, तो पुरानी दवाएं और नई दवाएं का कंपोजिशन है, ब्रांड नाम नहीं, कंपोजिशन का नाम, ठीक है। तो वो लिख दिया था कि आप ये याद करके आना, और अगले दिन अगर आपने नहीं सुना है ना, बैक लग जाता है। वो सब बताए बच्चे कैसे करते हैं, जो हम आपके सीनियर्स है वो कैसे कर रहे हैं। बच्चे भेजते हैं कि सर इन्होंने दे दिया, आप कैसे याद करें, क्योंकि अब किसी तरह करो, उनके हाथ में, अब हम क्या कर सकते हैं वहां से। बच्चों को ये उम्मीद होती है कि यार ये कहीं प्रोफेसर को जानते होंगे, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है उधर, ठीक है ना, और ना ही हम पेपर लीक कराते हैं, और ना ही हम आगे कुछ कराते हैं, हमारा काम बस पढ़ाना पढ़ाना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको याद करना ही है, तो बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर बस सीट आ जाए उसके बाद तो हम ऐशो आराम करेंगे, वहां जाके बच्चे बिना सोए पूरी रात जग के 5000 को वो कंपोजिशन याद करते हैं, और फिर सुबह उनकी क्लास के बाद सुना के फिर सोते हैं। इसलिए तैयार किया जाता है आपको, क्योंकि पैनिक सिचुएशन के लिए आपको तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि खुन्नस खाया हुआ है प्रोफेसर आपसे। प्रोफेसर, अब जैसे मान लो इमरजेंसी कोई आ गया, उसका पैर भी टूटा, हाथ भी टूटा, बर्न भी है, अब क्या करोगे, पैनिक है ना वो, खुद ना घबरा जाओ। बड़ी बड़ी सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए, उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही हो रहे हो आप। अभी एक स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, वो फिर आया, 3 साल हमारे साथ तैयारी किया और उसका हो गया, जीएमसी त्रिवेंद्रम में है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। मैंने पूछा फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो, मुझे तो पता था क्या लेवल है उसका, हमने कुछ चीजें समझा के, कुछ चीजें याद करा के उसको जीएमसी में तो करा दिया। अब मैंने पूछा देखो 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे, मेडिसिन है, फार्मा है और फिजियोलॉजी है, तो उसने बोला सर फिजियोलॉजी तो हो गया, क्योंकि फिजियोलॉजी आप अभी पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना, वो तो उसका निकल गया। फार्मा भी निकल गया, फार्मा में ऑर्गेनिक है जनरली, ये सारे जितने भी आईयूपीएससी और ये सब पढ़ोगे सब फार्मा में यूज होगा। उसके बाद जो मेडिसिन है उसमें पूरी दवाएं हैं, वो अलग ही निकलता है। वो जो आप पढ़ते थे ना लास्ट में, कि वो कौन सा चैप्टर था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, तो ड्रग्स के नाम जो याद करने होते थे, वो तो छोटा सा है, एक झलक दिखलाया जाता था मेडिसिन का, उसका 100x वर्जन मिलता है वहां पे जाके। नार्कोटिक ड्रग्स याद कर लो, 1000 नार्कोटिक ड्रग्स है। एक ट्रैंकुलाइजर्स याद कर लो, 1000 ट्रैंकुलाइजर्स हैं। ये याद कर लो कि मैंने एंटीपायरेटिक होता है जो फीवर के लिए दिया जाता है, ये याद कर लो, राइट। ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ, अभी लाइफ के बड़े छोटे वर्जन पे हो, अभी बड़े हो गए, धीरे 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 धीरे, मैं कह रहा हूं आगे बहुत मशक्कत है, तैयार हो उसके लिए, राइट। चलो अभी तो इतना ही रखते हैं। अभी किसी क्लास है बायो, सुभाष सर की है, चलो अगर वो आए होंगे तो आपकी क्लास होगी, शायद वो आ ही गए होंगे वैसे तो।